Hello everyone, this is CS संगीत केडिया फ्रॉम संगीत केडिया एकेडमी। आज की जो क्लास है, द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द amendments for June 2022 exam, amendments for June 2022 exam, in which paper? In securities laws and capital market paper, one of the papers in executive level, जिसको हम शॉर्ट में SLCM बोलते हैं, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। इस पेपर से रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। अच्छा, जो अमेंडमेंट्स मैं कवर करूंगा किस पीरियड के, 1 जुलाई 2021 टू 31 दिसंबर 2021, इन 6 महीने के पीरियड में 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021, इस पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स आए, इन 6 महीने के पीरियड में जो भी अमेंडमेंट आए हैं रिलेटिंग टू दिस पेपर सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट SLCM, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। अच्छा, इसका मतलब दो चीजें हैं कि सब अप टू 30th जून 2021 मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आप अपडेटेड हैं, उससे रिलेटेड आपके पास अपडेटेड लेक्चर नोट सब कुछ हैं। एंड अगर आपके नहीं है, 30 जून 2021 तक की अपडेटेड मटेरियल नहीं है या अमेंडमेंट्स नहीं है, तो हमारी वेबसाइट संगीत केडिया एकेडमी www.sangeetkedia.academy.com, इसकी हमारी वेबसाइट पे जाइए, इसके होम पेज पे आप जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपका, ठीक है, अमेंडमेंट्स, तो वो क्लिक करेंगे तो उसमें सारे अमेंडमेंट नजर आ जाएंगे। आपको 30 जून 2021 तक के सारे अमेंडमेंट पेपर वाइज आपको सब कुछ दिखा हुआ, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है अप टू 30th जून 2021, तो पहले वो अपडेशंस आप कीजिए, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स के वीडियो और नोट्स सारे हमारे वेबसाइट पे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसको डाउनलोड करता, कोई चार्जेस नहीं है। तो पहले उसकी मदद लीजिए अगर आप पहले से 30 जून 2021 तक अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो पहले वो अपने आप को अपडेट कीजिए। उसके बाद आज वाली जो अमेंडमेंट क्लास है ये आप देखिएगा, और ये क्लास भी आज जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद ये भी हम अपनी वेबसाइट www.sangeetkedia.academy.com पे हम अपलोड कर देंगे अलॉन्ग विद द नोट्स। ये वीडियो आज साथ में इसके नोट्स भी अपलोड। तो पहले आप यहाँ तक अपने आप को अपडेट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड है, वेल एंड गुड। नहीं अपडेटेड है, हमारी वेबसाइट पे यहाँ तक अमेंडमेंट्स और उसके नोट्स ऑलरेडी वीडियो और नोट्स दोनों डले हुए हैं, पहले वो कीजिए। फिर ये वाला वीडियो, आज वाला वीडियो साथ में इसके नोट्स, ये भी हम अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे www.sangeetkedia.academy.com, तो वहाँ पे फिर आप उसके बाद ये देखिएगा, इसका वीडियो इसके नोट्स साथ में मिलेंगे। तो इन 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आपके हुए हैं, चेंजेस हुए हैं रिलेटिंग टू दिस पेपर SLCM, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। अच्छा, एक और बात, 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये आपके जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये पता होना चाहिए। ये बात मुझे बार बार बतानी पड़ती है कि कोई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। यू नो दैट दिस क्राइटेरिया ऑफ 6 months ICSI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कि जो भी अमेंडमेंट चेंजेज हुए हैं एग्जाम से 6 महीने पहले तक सिर्फ वही एग्जाम में एप्लीकेबल है। इसका मतलब जून 2022 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 31 दिसंबर 2021 तक जो चेंजेज हुए हैं सिर्फ वो एप्लीकेबल है। उसके बाद जो चेंजेज हो रहे हैं दैट इज 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड, ये जून 2022 एग्जाम में अप्लाई नहीं होंगे, जून 2022 एग्जाम में अप्लाई नहीं होंगे। एक तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स यहां तक कि आप ऑलरेडी अपडेटेड होने चाहिए, नहीं है तो हमारी वेबसाइट की हेल्प लीजिए, वहां पे ऑलरेडी इस पीरियड तक के अमेंडमेंट्स और उसके वीडियो और नोट सब है। अभी इस क्लास में 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021, 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए रिलेटिंग टू SLCM पेपर, वो मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम। एंड इसके बाद 31 दिसंबर 2021 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं दैट इज 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, ये आपके जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब चीजें कुछ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। नाउ अब सबसे पहले मैं आपको इस पेपर में SLCM पेपर में जो बड़े अमेंडमेंट्स हैं,
पहले वो मैं बता दूं जो बड़े मेजर चेंजेस हैं आपको, ठीक है। एक आपका चेंज है आपका ऑलरेडी जो मेरी बुक में चैप्टर नंबर 10 आपको दे रखा है, दैट इज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशंस 2014, बुक के हिसाब से चैप्टर में, मेरी बुक के हिसाब से। फिर एक चैप्टर नंबर 11 दे रखा है, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2002। ये दोनों चैप्टर कंप्लीटली चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए उसका मैं रीजन बता देता हूं। ये दोनों चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, इसलिए हमने अपनी गूगल ड्राइव क्लासेस में ये पहले ही चैप्टर्स के लेक्चर हटा दिए हैं, पुराने नए लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली ये दोनों लॉ, दिस वन और ये दोनों सेबी ने अबॉलिश कर दिए, क्रॉस। एंड चैप्टर 10 वाज रिलेटिंग टू दिस लॉ, ये भी अबॉलिश हो गया। चैप्टर 11 वाज रिलेटिंग टू दिस लॉ, ये भी अबॉलिश हो गया। अच्छा, इन दोनों कंबाइन करके सेबी ने एक नया लॉ बना दिया है, उसका नाम है सेबी विद इन ब्रैकेट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021, एकदम रिसेंट है, अगस्त 2021 में है। अगस्त 2021 वही 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 पीरियड का है। ये नए रेगुलेशन 2021 अगस्त 2021 में इंप्लीमेंट हुआ है, ये नए आ गया। और नाम से पता लग रहा है दोनों को कंबाइन कर दिया, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये दोनों कंबाइन करके। तो ये पहले के दोनों रेगुलेशन जिससे रिलेटेड 2 चैप्टर थे, इससे रिलेटेड चैप्टर 10 था जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड चैप्टर 11 था। क्योंकि ये दोनों रेगुलेशन सेबी ने अबॉलिश करके उसके नया रेगुलेशन बना दिया है, एंड इट्स अ कंबाइंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू बोथ, दैट इज द एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एज वेल एज स्वेट इक्विटी। तो उससे रिलेटेड ये नया लॉ बनाया है। तो ऑब्वियसली चैप्टर 10 और 11 जो पहले से थे वो अबॉलिश हो गए, उसकी जगह नया चैप्टर जो इस लॉ पे बेस्ड होगा, एंड चैप्टर भी एक नंबर कम हो जाएगा। वहां 10 11 अलग अलग थे, अब एक ही चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10। तो एक न्यू चैप्टर 10 हो जाएगा, एंड दैट विल बेस्ड ऑन दिस रेगुलेशन मेड बाय सेबी इन द ईयर 2021। इसलिए पूरा अब ये इतना बड़ा अमेंडमेंट है कि 2 चैप्टर ही पूरे के पूरे अबॉलिश हो गए, उसकी जगह नया चैप्टर, तो इसके पूरे नए नोट्स, इससे रिलेटेड सारे नए वीडियो। ऐसा नहीं कि सारा कंटेंट इस लॉ का चेंज हो गया, कंटेंट में बहुत सारी चीजें सेम भी है, बट स्टिल कुछ आगे पीछे कंबाइन कर दिया 2 लॉ को, तो वैसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, कंफ्यूजन बहुत होगी। तो मैंने क्या किया, फ्रेश इसके नोट्स पूरे चैप्टर के, ये अब एक ही चैप्टर हो गया दोनों को मिला के, ठीक है, और इसके फ्रेश पूरे लेक्चर इस चैप्टर के, नए नोट्स नए लेक्चर, ठीक है। इसलिए हमने पुराने नोट्स पुराने लेक्चर वगैरह सब अपने गूगल ड्राइव से हटा दिए, चैप्टर 10 के भी 11 के भी, और ये पूरे इस नए नोट्स के आधार पे, नए चैप्टर के आधार पे जो नए लॉ से रिलेटेड है, इस पे आधार पे नए लेक्चर हम अलग से प्रोवाइड करेंगे, जो अभी की क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं। वो अपने आप में 3-4 लेक्चर होंगे 2-2 घंटे के, तो यहाँ कवर, लेकिन मैंने बता दिया वो मैं सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा, इसके नोट्स भी और इसके लेक्चर भी इनमें से मैंने बता दिया कि सब ये एक मेजर चेंज है। अच्छा, एक चेंज और जो मैं बता देता हूँ कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो, ऑल्दो वो दिसंबर 2021 एग्जाम में भी एप्लीकेबल था, इवन फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल था, जो बच्चों को नहीं पता हो। जैसे जो चैप्टर नंबर 9 था, ये 10-11 है, इससे जस्ट पहले चैप्टर नंबर 9, वो ऑलरेडी दिसंबर 2021 के लिए भी एप्लीकेबल था। चैप्टर 9 दैट वाज सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2009, ये अबॉलिश हो गया, एंड इसकी जगह नया चैप्टर 9 जो है आपका आ गया, दैट इज बेस्ड ऑन न्यू रेगुलेशन मेड बाय सेबी, सेम नाम है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021, क्योंकि ये रेगुलेशन जून 2021 में एप्लीकेबल हो गए थे, इफेक्टिव हो गए थे। तो जब जून 2021 में इफेक्टिव हो गए थे, तो दिसंबर 2021 एग्जाम, 30 जून 2021 तक अमेंडमेंट दिसंबर 21 एग्जाम में एप्लीकेबल थे, इसलिए ये पिछले एग्जाम में दिसंबर। तो जो बच्चे नहीं अवेयर है उनको बता दूं, तो ये भी आपको सेपरेट, इसके भी ये ऑलरेडी हमने अपनी गूगल ड्राइव पे नए
ये नए वाले रेगुलेशंस के नोट्स और इसके लेक्चर हमने ऑलरेडी अपनी गूगल ड्राइव पे डाल रखा है। तो इसको ये मैंने बता दिया कि जो बच्चे को ये कि मेजर चेंज, ये पूरा चैप्टर चेंज हो गया। इसका मतलब चैप्टर 9 दिसंबर 21 एग्जाम के लिए चेंज हो गया था और चैप्टर 10-11 जून 2022 के लिए वो मर्ज होकर एक चैप्टर बन गया जो बताया था नए रेगुलेशन आपको, एंड वो आपका तो वो वाला तो डीलिस्टिंग वाला तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये एक नया चैप्टर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नया चैप्टर सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 एंड इसके नोट्स और इसके लेक्चर। ठीक है, ये अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, मैंने बता दिया ये चेंज है, लेकिन इसे सेपरेट होगी 4-5 लेक्चर, इसी के 4 लेक्चर कम से होंगे 2-2 घंटे के। ठीक है, तो मैंने एक बता दिया आपको। ठीक है, अब आते इसके अलावा जो छोटे छोटे चेंजेस जो एसएलसीएम पेपर में जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो मैं कवर करने जा रहा हूं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस। ठीक है, वो क्या देखिए आपको, एक आपका चैप्टर 4 इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। चैप्टर 4 इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। देखिए जो चैप्टर 4 है इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, इसके अंदर ऑन पेज नंबर, पहला चेंज पेज नंबर 44, एक टॉपिक है लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरिटी। Restrictions on transferability. This is relating to IPO, initial public offering, initial public offer, and इसमें ये रेगुलेशन 16 है। इसमें जो पहले 2 पैराग्राफ है, फर्स्ट 2 पैरा वो हट जाएंगे एंड उसकी जगह न्यू 3 पैरास, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फर्स्ट 3 पैरा फर्स्ट 2 पैरा कट कर दिया मैंने, क्रॉस लगा दिया, उसकी जगह नए 3 पैरा। तो इस टॉपिक में लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफरिटी पेज नंबर 44 पे है आपका, दैट इज रिलेटिंग टू आईपीओ। देखिए लिखा इन दिस टॉपिक लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफरिटी फर्स्ट 2 पैरा शैल बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग 3 पैरा। अब पहले जो 3 पैरा जो नए हैं उसमें पहला पैरा के रेगुलेशन 16 क्लॉज है। रेगुलेशन 16 क्लॉज क्या बोलता है, जो मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, आपने पढ़ा मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, दैट इज सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑफ, दैट इज सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑफ 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। जिस दिन अलॉटमेंट है उसका 18 महीने का लॉक इन होगा। पहले ये 3 साल था, ये अमेंडमेंट आ गया, 3 साल की जगह 18 मंथ हो गया। अच्छा उसमें था ना डेट ऑफ अलॉटमेंट और कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोटेक्शन विच एवर लेटर एंड ऑल दैट, वो सब हट गया, सीधा 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। ये आपका फिर ये बोल रहा है, लेकिन ये बोल अगर जितना आप इश्यू प्रोसीड से जितना पैसा आप आईपीओ में इकट्ठा कर रहे हैं थ्रू द आईपीओ, इश्यू प्रोसीड्स में वो पोर्शन हटा दिए विच इज फॉर ऑफर फॉर सेल। वो पैसा आप जानते हैं कंपनी के पास आता नहीं, प्रमोटर के पास जाता है ऑफर फॉर सेल में। इश्यू प्रोसीड्स में थे एक्सक्लूडिंग द पोर्शन विच इज ऑफर फॉर सेल, इसका अगर मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50%, इफ इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या अभी हम डिस्कस करेंगे, देन इन दैट केस जो मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 18 months, रादर इन दैट केस यहां पे लॉक इन पीरियड 18 months की जगह 3 years हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। मतलब जनरल रूल क्या है, 18 महीने का लॉक इन है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पे। लेकिन अगर ये वाला केस है कि जितना इश्यू प्रोसेस है एक्सक्लूडिंग द पोर्शन फॉर ऑफर फॉर सेल, उसका मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या मैं बताऊंगा, देन इन दैट केस ये 18 months का लॉक इन की जगह क्या हो जाएगा, 3 years का लॉक इन हो जाएगा ऑन द मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। नाउ रेगुलेशन सेकेंड पैराग्राफ रेगुलेशन 16B वो क्या कहता है, रेगुलेशन 16 क्लॉज बी ये कहता है ये सब जो एक्सेस प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन थे वो मिनिमम रिक्वायर्ड लॉ में उसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोमोटर वो मिनिमम था, ये एक्सेस प्रोमोटर जो मिनिमम रिक्वायर्ड उससे एक्स्ट्रा जो भी है
इट इज सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। पहले 1 साल होता था। अगेन यहां भी हाउएवर जितना आपका इशू प्रोसेस है एक्सक्लूडिंग द पोर्शन फॉर ऑफर फॉर सेम, उसका अगर मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उस केस में ये 6 months की जगह 1 year हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जो एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन विल सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। वहां पे 6 महीने की जगह क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। 6 महीने की जगह क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। मतलब डबल सेम 16A में जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लॉक इन की बात कर रहे थे, मेन चीज ये मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, इसके लॉक इन की बात कर रहे थे। तो जनरल रूल है 18 months, वन केस में 3 years 36 months डबल हो जाएगा। ऐसे एक्सेस प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन जनरल रूल है 6 months का लॉक इन होगा, लेकिन वन पर्टिकुलर केस में 1 year का हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ में कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग दे रखा है। इन थर्ड पैराग्राफ द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन। ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या लिखा ना कि साहब अगर मोर देन 50% मोर दैट इज मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ द इशू प्रोसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, तो लिखा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ सकता है, सिविल वर्क, जैसे कंपनी कोई बिल्डिंग विल्डिंग बना रही है, ठीक है, मिसलेनियस फिक्स एसेट कुछ परचेज कर रही है, परचेज ऑफ लैंड, कंपनी कोई लैंड परचेज कर रही है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह की जो परचेज कर रही है, तो सिविल वर्क करा रही है, मिसलेनियस फिक्स एसेट्स में लगा रही है, या लैंड बिल्डिंग प्लांट में परचेज कर रही है, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब और इस तरह के एक्सपेंडिचर इन चीजों के लिए अगर आपने इश्यू प्रोसेस का मोर देन 50% अगर आप लगाएंगे, तो जो जनरल लॉक इन पीरियड होता है, जो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 18 months होता है फ्रॉम द डेट अलॉटमेंट, वो 3 years 36 months हो जाएगा। एक्सेस प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 6 महीने होता है, वो 1 year हो जाएगा। अगर इस तरह के एक्सपेंडिचर में आप अपने इश्यू प्रोसेस का मोर देन 50% लगा रहे हैं, देन इन दैट केस द लॉक इन पीरियड विल बिकम डबल। ये आपका चेंज था इन द टॉपिक लॉक इन रेस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर रिलेटिंग टू आईपीओ, रिलेटिंग टू द आईपीओ। मतलब बेसिकली पहले जो लॉक इन थे सब आपके चेंज, पहले जनरल रूल था 3 years, मिनिमम वो अब 18 months हो गया। जनरल रूल एक्सेस वाला 1 साल था, ये हाफ 6 months हो गया, एंड कुछ और चेंजेस है, ठीक है। सो ये आपके नए प्रोविजन हो गए, पहले 3 पैराग्राफ, सॉरी पहले 2 पैराग्राफ की जगह नए 3 पैराग्राफ। सेम सिमिलर काइंड, सेम काइंड ऑफ सब कुछ सेम है। पेज नंबर 57 पे अगेन टॉपिक का नाम है लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी। सारा कुछ सेम है, सारे प्रोविजन सेम है, सारे अमेंडमेंट सेम है। ओनली थिंग इज दिस इज रिलेटिंग टू एफपीओ। वो आईपीओ से रिलेटेड है, ये एफपीओ। यहां भी पहले 2 पैराग्राफ की जगह 3 पैराग्राफ। यहां रेगुलेशन 115 है। 115 क्लॉज 8 टॉक्स अबाउट minimum promoter contribution is subject to lock-in period of 18 months from the date of allotment FPO in the further public offer। वो IPO था, प्रोविजन सेम है, लेकिन वही मोर देन 50% वाला केस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस केस में आपको 3 years हो जाएगा। रेगुलेशन 115 में दे रखा है, ये एफपीओ से रिलेटेड है, कि जो एक्सेस प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर लॉक इन पीरियड 6 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द एफपीओ। लेकिन अगर जितना इशू प्रोसेस का मोर देन 50% गोइंग टू यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन इट विल बिकम 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और थर्ड पैराग्राफ में कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग दे रखा है वही सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम प्रोविजंस जो पहले 3 पैराग्राफ वहां थे आईपीओ में, ये एफपीओ में वही सेम अमेंडमेंट है। एक आईपीओ से रिलेटेड था और एक एफपीओ से रिलेटेड था। नाउ सेबी आईसीडी रेगुलेशन में तीसरा जो चेंज है, जो तीसरा चेंज है सेबी आईसीडी रेगुलेशन में, ऑन पेज नंबर 92 एक सबसे लास्ट में, जहां पे चैप्टर खत्म हो रहा है, पेज 92 एकदम लास्ट लास्ट में एक आपका टॉपिक दे रखा है सेबी, एकदम लास्ट में, जहां देखो जहां पे पेज खत्म हो रहा है लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2008 ये रिलेटिंग टू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, उनका पब्लिक इश्यूज के लिस्टिंग एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड है। तो ये जो पेज नंबर 92 पे एकदम लास्ट में नीचे नीचे ये जो टॉपिक दे रखा है, ये पूरा टॉपिक को हम रिप्लेस करेंगे विद द न्यू टॉपिक, ये पूरा कट कर देते हैं। इसकी जगह नई हेडिंग आएगी, उसकी जगह जो नई हेडिंग है वो क्या है देखिए, मैं बताता हूं। सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल
सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2021, ईयर से पता लगा एकदम रिसेंट है। एक्चुअली क्या है, एक ये लॉ है सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008। एक लॉ आपका और है जो आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, इस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कहीं पे आपके, बट आप प्रोफेशनल में पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फंडिंग के पेपर में। एक लॉ और है, उसका नाम है सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग of non-convertible redeemable preference shares, non-convertible redeemable preference share regulations 2013, regulation 2013, issue and listing of non-convertible redeemable preference share regulation 2013। ये रेगुलेशन भी अबॉलिश हो गया और ये भी अबॉलिश हो गया, और इन दोनों को कंबाइन करके सेबी ने एक नया रेगुलेशन बना दिया, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन। देखिए नॉन कन्वर्टेबल, ये भी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस है, ये डेट सिक्योरिटी का मतलब ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी है। तो सारे नॉन कन्वर्ट, यहां देखा नॉन कन्वर्ट सिक्योरिटी टर्म यूज किया है। इस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में दोनों चीज आ जाएगी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएंगे ये वाले, एंड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी आ जाएंगे ये वाले डेट सिक्योरिटी, कंबाइन कर दिया है। तो ये जो टॉपिक दे रखा था आपका, क्योंकि ये लॉ ही अबॉलिश हो गया है और ये भी लॉ अबॉलिश हो गया है, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशन 2013, ये ऑल तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये दोनों आपके अबॉलिश हो गए। तो उस और दोनों को कंबाइन करके सेबी ने एक नया रेगुलेशन बना दिया, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ब्रैकेट क्लोजर रेगुलेशन 2021 दैट डील्स विद ऑल काइंड ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। नाम है तो नॉन कन्वर्ट, चाहे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो नॉन कन्वर्टेबल, चाहे वो डिवेंचर्स हो, कोई भी डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल, सबसे रिलेटेड उसी में लिस्टिंग। तो एक तो पूरी हेडिंग चेंज होगी, उसके नीचे जो प्रोविजन थे वो हमने वहां लिखा होता कि जो भी ये रेगुलेशन किस पे अप्लाई होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज पे, अब उसकी जगह चेंज हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ, मैं दी तो हेडिंग इसकी जगह ये हो गया, ठीक है। अब उसकी हेडिंग के नीचे आ गया दीज रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू, कहां एप्लीकेबल है, नंबर 1 पब्लिक इशू and listing of what non-convertible debt security, this one, and non-convertible redeemable preference share, this one। एक कंपनी पब्लिक इशू लाया, उसकी लिस्टिंग किसकी पब्लिक इशू लाया, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी की, लाइक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उसकी लिस्टिंग, उस पे लॉ लगेगा, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। दूसरा, it will also apply, and this law will also apply on private placement and listing, इसकी प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों। अब इफ दे प्रपोज टू बी लिस्टेड, उसका रीजन देखिए, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 40, अगर आप पब्लिक इशू डाल रहे हैं तो लिस्टिंग मैंडेटरी है, तो उसमें ये तो बोल नहीं सकते कि सब प्रपोज टू लिस्टिंग करानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसलिए हमने सीधे पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेड इस पे लगेगा। लेकिन अगर यही सेम इंस्ट्रूमेंट नॉन कन्वर्टेड डेट सिक्योरिटी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, पब्लिक इशू ने प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आप जानते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में लिस्टिंग कराना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, कराना चाहे कराइए, नहीं कराना चाहे नहीं कराइए। तो अगर आप कराना है, अगर प्रपोजल है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट करें बट वी विल गेट इट लिस्टेड, तब ये लॉ लगेगा। इसका अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करें नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी का या नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल प्रेफरेंस का, बट आप लिस्टिंग कराने नहीं चाहते, तो लिस्टिंग कराना इस केस में ऑप्शनल है, तो उस केस में फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हमने इसके साथ लिख दिया इफ दे प्रपोज टू बी लिस्टेड, लेकिन पहले वाले पॉइंट के साथ नहीं लिखा, क्योंकि जरूरत नहीं है, मैंडेटरी है, पब्लिक इशू ला रहे तो मैंडेटरी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, these regulation that is SEBI issue and listing of non-convertible security regulation 2021 are applicable to number 1 public issue and listing of non-convertible debt security and non-convertible redeemable preference share, and it also applies on private placement and listing of non-convertible debt security and non-convertible redeemable preference share if they are proposed to be listed, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग कराना ऑप्शनल है। इसका अगर लिस्टिंग नहीं कराना चाहते, अगर यू डोंट वांट, तो फिर ये लॉ नहीं लगेगा, सिर्फ कंपनी एक्ट से प्रोविजन लगेंगे। लेकिन अगर लिस्टिंग कराने की बात कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद भी, तो उस केस में भी ये लॉ आपको अप्लाई होगा, लेकिन पब्लिक इशू वाले केस में तो अप्लाई होगा ही होगा। तो ये आपका चेंज है छोटा सा, लास्ट में जहां चैप्टर 1 खत्म हो रहा है आईसीडीआर रेगुलेशंस एंड ऑल दैट, उसमें लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है जहां एकदम चैप्टर पेज नंबर 92, तो पूरा टॉपिक की हेडिंग भी चेंज हो गई, हेडिंग के कंटेंट्स वगैरह सब चेंज हो गए, क्योंकि
जो लॉ वहां पे दे रखा है हेडिंग में, ये दिस लॉ हेडिंग में दे रखा है, उससे रिलेटेड कि ये किस पे अप्लाई होता है, ये लॉ ही अबॉलिश हो गया, बता दें, ये भी अबॉलिश हो गया और एक और लॉ ये भी अबॉलिश हो गया, और इन दोनों कंबाइन करके सेबी ने ये नया लॉ बना दिया, तो अकॉर्डिंगली हेडिंग चेंज हो गई, उसके कंटेंट्स भी चेंज हो गए। वो क्या है मैंने आपको सब डिस्कस कर दिया। तो इसके साथ आपको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन चैप्टर 4 में जो जो इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सेबी वो जो चेंजेस थे मैंने सब आपको बता दिए। नाउ एसएलसीएम के पेपर में ना एसएलसीएम के पेपर में देखिए नेक्स्ट जो चेंज है चैप्टर 6 में विच इज लिस्टिंग एग्रीमेंट, लिस्टिंग एग्रीमेंट में भी रिलेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप जानते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट के हमने 2 चैप्टर बना रखे हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 रिलेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चैप्टर 6 लिस्टिंग एग्रीमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें सबसे बड़ा चेंज है पेज नंबर 122 123 पे डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेंज है। इसमें कुछ चेंजेस है, मतलब ये नहीं कि 100% डेफिनेशन चेंज, लेकिन काफी सारे चेंज है, छोटे छोटे कई चेंजेस है। तो बेटर है कि मैं एक साथ पूरी डेफिनेशन नए तरीके से पढ़ा दूं आपको, ठीक है, पूरे कंप्लीट डेफिनेशन में आपको अमेंडमेंट के नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा बताने में आपको कंफ्यूजन रहेगी, तो मैं पूरी डेफिनेशन ही पढ़ा देता हूं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरी नई डेफिनेशन अमेंडेड डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पहला चेंज है डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पेज नंबर 122 123 पे, ठीक है। देखिए डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है आपका, definition of independent director, it says that independent director shall mean a नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप जानते हैं हमेशा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, इट कैन ओनली बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शैल मीन अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन आप जानते हैं कि नॉट एवरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर जानते हैं बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो बायस होते हैं, वो अपने खाली इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैंने बताया था। मतलब वो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव इसको माइनस कर दिया, ऑफ द कंपनी, प्लस कंडीशन दे रखी है अप टू ए टू एच, ये सारी कंडीशन, मतलब कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं, अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए सबसे पहले, इट शुड नॉट बी नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक फाइनेंशियल, एंड इट मस्ट बी सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ ए टू एच, देन दैट डायरेक्टर विल बी कॉल्ड, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। इस तरीके से आपको समझना ए टू एच, ठीक है। अच्छा, इसका सारी कंडीशन के थ्रू हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि लेट दैट पर्सन बी इंडिपेंडेंट पर्सन, कोई भी ऐसा कारण, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए विच कैन मेक हिम बायस, तो वो सारी कंडीशन उसके हिसाब दे रखी है कि देयर शुड नॉट बी एनी रीजन विच कैन मेक हिम बायस। अगर कोई भी ऐसा कारण जिसको बायस कर सकता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा, देन ही विल नॉट बी कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट। तो वही सारी कंडीशन ए टू एच में दे रखी है, एक ही करके हम सारी कंडीशन डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हम बात कर रहे हैं एक्स लिमिटेड कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, और बात करें कोई ए इज प्रपोज टू अपॉइंटेड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, क्लियर। तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शुड बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, एंड ही शुड नॉट बी ए नॉमिनी डायरेक्टर इन दिस कंपनी, एंड ही मस्ट बी सेटिस्फाइंग द कंडीशन गिवन द ए टू एच, देन ही कैन बी कॉल्ड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए पहले कंडीशन ए, who in the opinion of the board, इस कंपनी के बोर्ड की ओपिनियन, is a person integrity and possesses the relevant expertise and experience. He is a man of integrity, अच्छा बैकग्राउंड है, कोई उल्टे सीधे इसके बाद आरोप वगैरह, कोई एलिगेशंस, फ्रॉड, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। देन एक्सपर्टाइज होनी चाहिए इसकी, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, देन ओनली कैन बी, जनरल सी बात है, एंड देन ओनली द बोर्ड कैन कंसीडर हिम टू बी अपॉइंटेड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। नंबर 2 ये हो गया आपका। नंबर 2 B,
हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ये एक कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी का ना तो प्रमोटर था ना है, ऑब्वियसली प्रमोटर भी बायस हो जाएगा, ऑफ द कंपनी और इस होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी और मेंबर ऑफ द प्रमोटर को। देखिए अब मान लीजिए इसकी एक होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, ये हमारी रेफरेंस कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड और इसी कोई एसोसिएट कंपनी लेट्स से वाई लिमिटेड। ए न इस कंपनी का जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर अपॉइंट करने की बात चली, न उसकी होल्डिंग कंपनी, न उसकी सब्सिडरी कंपनी, न एसोसिएट कंपनी, इन चारों में से किसी भी कंपनी का ना प्रमोटर था कभी ना अभी है, ठीक है। हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इस होल्डिंग कंपनी और इस सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप द कंपनी, मतलब इन कंपनीज के जो प्रमोटर ग्रुप में जो फॉल करते हैं उसका ये मेंबर नहीं होना चाहिए। क्या ए में से अगर कुछ भी होगा तो क्या एलिमेंट ऑफ बायसनेस आ सकती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोल क्या, ही शुड एक्ट इन इंडिपेंडेंट मैनर एंड बायस मैनर, ठीक है। एंड अगर ये सब कोई फैक्टर होगा, कैन दैट फैक्टर मेक हिम बायस, कैन इट टेक अवे हिज इंडिपेंडेंस, दैट्स व्हाई ये नहीं होना चाहिए। वो इस कंपनी का या उसका होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट का ना प्रमोटर था ना है, ना इस कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का मेंबर है, एंड ये नहीं होना चाहिए। निगेटिव कंडीशन है तब जाके ही कैन बी कंसीडर्ड टू बी, क्योंकि ये सब फैक्टर्स को बायस बना सकते हैं, तो इसलिए बोले ये नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस कैन मेक हिम बायस्ड। थर्ड सी, हु इज नॉट रिलेटेड टू। अब पहले बोला कि सब प्रमोटर खुद नहीं होना चाहिए, ना अभी है ना पास्ट में, अब बोला प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप खुद इस कंपनी के या होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के प्रमोटर नहीं है, लेकिन उसके प्रमोटर कोई और है, उसका रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, क्या उस रिलेशन की वजह से भी तो आप बायस हो सकते हैं। देखिए लिखा, हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी इज होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, मतलब इन चारों कंपनी के जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं उनसे ए रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उनका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। चारों कंपनी में जिस कंपनी में अपॉइंट होने के बाद उसकी वो कंपनी उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, इन कंपनी के प्रमोटर्स और इन कंपनी के डायरेक्टर से ये ए रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सब निगेटिव कंडीशन, बिकॉज कंडीशन के थ्रू हम इंश्योर कर रहे हैं कि साहब वो बायस ना हो। डी, हु अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एज ए जो आपको सिटिंग फीस वगैरह आपको जो मिलनी है वो उसके अलावा, हैज हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और इस होल्डिंग कंपनी और इस सब्सिडरी एसोसिएट और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है, जैसे मान लिया अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है, 2022-23 करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, इसका तो पिछले 3 साल कौन से हो गए, 21-22, 20-21, 19-20, 19-20, 20-21, 21-22, वो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल हो गया, ये करंट फाइनेंशियल हो गया, 3 पिछले साल और करंट। इन चारों साल में ए का इस कंपनी के साथ, इसकी होल्डिंग, इसकी सब्सिडरी, इसकी एसोसिएट, इन चारों कंपनी और इनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एंड एक्सेप्ट फॉर गेटिंग द डायरेक्टर रेम्युनरेशन। क्या होगा, वो अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर जो आपकी सिटिंग फीस वगैरह इंटाइटलमेंट बनती है या बाय वे ऑफ एक्सेप्शन कोई फीस वगैरह बनती है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका इस कंपनी हैज हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इस होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और देयर प्रमोट, इन कंपनी का प्रमोटर्स या डायरेक्टर, कब, ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट में भी नहीं चाहिए जब अपॉइंट होने जिस साल, और पिछले 3 सालों में भी कंपनीज के इन चारों कंपनी और उनके प्रमोटर डायरेक्टर्स के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं, बिकॉज ये फैक्टर आपको बायस बना सकते हैं। हाँ, खाली एक पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो सकता है, दैट यू आर गेटिंग योर डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन एज एग्रीड, एंड उसके अलावा कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना तो कंपनी के साथ ना उनके प्रमोटर डायरेक्टर्स के साथ, करंट ईयर में भी नहीं होना चाहिए, पिछले 3 सालों में भी नहीं होना चाहिए। ई देखिए, ये थोड़ा बड़ा सा पॉइंट है, अगेन सेपरेट पेज पे ले लेते हैं हम। अगेन मान लिया एक्स लिमिटेड कंपनी एंड ए इज प्रपोज्ड टू अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ई देखिए, नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, ए की रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, इसकी ए की बात नहीं कर रहा है, इसके कोई भी रिलेटिव्स, जैसे आर इज वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ ए, नन ऑफ हिज रिलेटिव्स। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब इसमें ई के सब पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, ये स्मॉल ए बी सी डी चल रहा था, और ई जो स्मॉल है इसका फर्दर सब पॉइंट, नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, मतलब ए के कोई भी रिलेटिव्स इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ इंटरेस्ट इन द लिस्टेड एंटिटी, ये लिस्टेड कोई लिस्टेड कंपनी की बात करें हम, कैपिटल मार्केट में बात करें, और इस अगेन होल्डिंग देखिए, none of his relatives
क्या देखिए, यहां भी फिर आपको मल्टीपल कंपनीज का वो, ये कंपनी जो रेफरेंस कंपनी है इसकी होल्डिंग कंपनी लेट से एस लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, या इसकी एसोसिएट कंपनी वाई लिमिटेड। नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, ए के कोई भी रिलेटिव, ए इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एन और सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द लिस्टेड एंटिटी, इट्स होल्डिंग subsidiary associate during the 3 immediately preceding financial or during the current financial, वही सेम चीज होगी, of the face value in excess of 50 lakhs rupees or 2% of paid up capital of the listed company, its holding subsidiary associate or such higher sum। देखिए इसका मतलब, कोई एक कंपनी एग्जाम्पल सेम मान ली इस कंपनी में, इसमें ए का कोई भी रिलेटिव, एक तो 50 लाख का अमाउंट लीजिए या 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी, विच एवर लेस। अच्छा, ये फेस वैल्यू ले, ये इसके अंदर जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है रिलेटिव, दोनों में जो लेस है वहां तक होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, इट शुड नॉट एक्सीड दैट। क्या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 लाख फेस वैल्यू के हिसाब से, इससे ज्यादा, मतलब आप दोनों में जो लेस है वहां तक होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अगर होल्ड करें तो फिर इस केस में ए कैन नॉट बी अपॉइंटेड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। सेम अगर ए का रिलेटिव कोई इसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, तो कितने तक होल्ड कर सकता है? 50 लाख का अमाउंट और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फेस वैल्यू के हिसाब से, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ठीक है, इतने तक, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर है तो फिर सेम सब्सिडरी, सेम एसोसिएट, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक अलाउड है तब कोई प्रॉब्लम, उससे ज्यादा कौन सा अमाउंट अलाउड है? 50 लाख, और लिखो ये 50 लाख का अमाउंट फ्यूचर में आपको हायर भी प्रेस्क्राइब हो सकता है, लेकिन फिलहाल 50 लाख है, और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस, इतने तक हो सकता है। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो इन दैट केस ए विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। और ये कब नहीं होना चाहिए? करंट ईयर में भी जिस साल ये अपॉइंट करना चाहता है, और उससे पिछले 3 साल में। फिर से पढ़ देता हूं, देखिए, नन ऑफ हिज रिलेटिव ए इज होल्डिंग सिक्योरिटीज इन द लिस्टेड एंटिटी और इस सब्सिडरी और इस होल्डिंग और इस एसोसिएट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली, पिछले 3 सालों में भी और इन करंट ईयर, कितना ऑफ फेस वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज, एक्सेस मतलब 50 लाख तक, और 2% ऑफ इज लेस, वहां तक तो अलाउड है, उससे एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर है तब वो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन नन ऑफ रिलेटिव्स होल्डिंग सिक्योरिटी इज होल्डिंग सिक्योरिटी, मतलब इसका कोई भी होल्ड नहीं इन एक्सेस ऑफ, मतलब अप टू 50, दोनों में विच एवर लेस वहां तक होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, देन ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, और इसका है तो इसका लेंगे 2%, इसका है तो इसका फिर 2% लेंगे, ये है तो जिसका भी, और सच हायर सम एज में, हायर सम इसके लिए फ्यूचर में ये हायर सम भी हो सकता है। फिर ये बोला इज इंडेटेड, नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, ए का कोई भी रिलेटिव इज इंडेटेड, इसका इंडेटेड या इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट, इसका इंडेटेड कर्जदार एसोसिएट का रिलेटिव, क्या उसका इफेक्ट ए पे आएगा कि मेरा रिलेटिव इस कंपनी का कर्जदार है, कर्जा ले रखा है, क्या उसकी वजह से ए बायस हो सकता है? इसलिए नन ऑफ द रिलेटिव इंडेटेड टू द लिस्टेड एंटिटी, इंडेटेड टू इस होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी और एसोसिएट, और देयर प्रोमोटर डायरेक्टर, मतलब इन कंपनी के इंडेटेड नहीं होना चाहिए रिलेटिव, ना इन कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर के इंडेटेड होना चाहिए, इन एक्सेस ऑफ सच सम अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द, अब कितना अमाउंट जो फ्यूचर में प्रेस्क्राइब होगा, ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, वही सेम पिछले 3 सालों में और करंट ईयर में, वो इन चारों में से किसी कंपनी के लिए सर्टेन अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, उससे एक्सीड करके इंडेटेड नहीं होना चाहिए, उतने तक हो सकता है, लेकिन इन एक्सेस ऑफ, और करंट ईयर में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब में एक लिमिट है, वहां तक अलाउड है, उससे ज्यादा करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। सी, अच्छा, ए का कोई भी रिलेटिव खुद इंडेटेड नहीं है, मान लिया कोई बी है, वो इनका इंडेटेड है, इस कंपनी का, इसके होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट का, या इन कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर का इंडेटेड है, एक्सेस ऑफ सच सम एज में प्रिस्क्राइब, जो भी एक सम प्रिस्क्राइब होगा उतने तक है तब चलेगा, उससे ज्यादा अगर ये इंडेटेड है, और उस इंडेटनेस के रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव ने उस कंपनी को गारंटी दे रखी है, अगर बी नहीं रिपेगा मैं करूंगा, तो क्या कल के दिन अगर ये डिफॉल्ट करता है आर उसकी पोजीशन में आ जाएगा, या सिक्योरिटी दे रखी है तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हर एक में क्या एक सर्टेन अमाउंट तक अलाउड है, उससे ज्यादा के लिए अगर आपने कर रखा है वो अलाउड है। क्या लिखा? नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, एक के किसी रिलेटिव ने हैज गिवन ए गारंटी और प्रोवाइडेड इन सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, ये भी हो गया, टू द लिस्टेड, कौन इंडेटेड है? थर्ड पर्सन बी, टू द किसका इंडेटेड? लिस्टेड एंटिटी का, इस होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी और देयर प्रोमोटर डायरेक्टर फॉर सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड
ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग एनी करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये सेम चीज है बी और सी, खाली फर्क है यहाँ डायरेक्टली रिलेटिव इंडेटेड नहीं होना चाहिए, सी को और इंडेटेड है उसके लिए आप गारंटी सिक्योरिटी नहीं। ठीक है, लास्ट देखिए डी, हैज एनी अदर पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप विद द लिस्टेड एंटिटी or its holding or its subsidiary associate amounting 2% or more of its gross turnover total income। मतलब इस कंपनी, जिस कंपनी का भी आपके साथ, इसके साथ अगर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है या इसकी होल्डिंग या सब्सिडी एसोसिएट जिसके साथ है, उसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और 2% ऑफ टोटल इनकम विच एवर इज लेस। यहां तक आप हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, आपका पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे नन रिलेटिव का। तो उस केस में अगर इसे कोई भी रिलेटिव का इससे ज्यादा अमाउंट के लिए पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, तो इस केस में ए विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, और जो कुछ चीजें जो मैंने बताई साहब इससे ज्यादा नहीं होती, इतनी वो चीज प्रोविजो में लिखा, मैं प्रोविजो पढ़ा दूं, वैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया साथ में। ए बी सी डी चारों के साथ कॉमन प्रोविजो है, जो ई पॉइंट है उसके साथ जो 4 सब पॉइंट्स है ए बी सी डी उसके साथ कॉमन प्रोविजो है। वो क्या बोल रहा है देखिए, प्रोवाइडेड द पेक्यूनियरी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन विद, सबके लिए बोल रहा है, with the listed entity or its holding subsidiary associate or their promoter director in relation to points A to D shall not exceed 2% of its gross turnover जो था और total income और 50 lakhs rupees और such higher amount from time to time whichever lower। बस सब में लेना कि जो भी अमाउंट दे रखा है, टर्नओवर दे रखा है, टोटल इनकम दे रखा है, ठीक है, ये 2% कैपिटल दे रखी, तो मल्टीपल फिगर उनमें से जो भी लेस है उतने तक अलाउड है, उससे ज्यादा होगा तो उस केस में फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया। नाउ एफ, अगेन एक्स लिमिटेड कंपनी, इसके रेस्पेक्ट में हम एक ही बात कर रहे हैं, इसकी होल्डिंग कंपनी लेसे एच लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, मान लीजिए इसकी एसोसिएट कंपनी वाई लिमिटेड, और एक ही बात कर रहे हैं। एफ हु नीदर हिमसेल्फ और हर सेल्फ अगर फीमेल है, नॉर हुज रिलेटिव्स, न खुद न उसके रिलेटिव्स, क्या नहीं होनी चाहिए इसमें। एफ में कई सारे सब पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एफ के सब पॉइंट्स हैं, न खुद न रिलेटिव, ई खाली रिलेटिव्स के लिए था, नॉन ऑफ हुज रिलेटिव्स, यहां पे क्या है खुद भी लिखा ना, हु नीदर हिमसेल्फ और हर सेल्फ ये, और नॉर हुज रिलेटिव, क्या फर्स्ट holds or has held the position of KMP or has been an employee of the listed entity or holding subsidiary associate company or any company belonging to the promoter group of the listed entity in any of the 3 preceding financial year or the current year in which he proposed to be appointed. So any of the 3 preceding financial immediately preceding financial proposed, provided that in case of relative who is an employee other than the key the restriction। देख क्या मतलब इसका, ये बोल रहा है ए या उसका कोई भी रिलेटिव इस कंपनी में, इसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट, इन चारों में आपको केएमपी नहीं होना चाहिए या एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए। कब? इन द लास्ट 3 इयर्स। क्या ये एलिमेंट बायस ना सकता है? नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका प्रोविजन बोलता है अगर रिलेटिव की बात करें तो वो एम्प्लॉई हो सकता है केएमपी, अगर खाली एम्प्लॉई केएमपी नहीं है तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। इसका मतलब नेट रिजल्ट क्या निकला, एक खुद ना केएमपी होना चाहिए ना एम्प्लॉय होना चाहिए इन द लास्ट 3 इयर्स, दोनों मैंने क्रॉस लगा दिया। लेकिन ए का रिलेटिव आर अगर केएमपी है ये नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 3 इयर्स, लेकिन एम्प्लॉय अगर खाली है, एम्प्लॉय हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ए कैन बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट। क्योंकि देखिए एम्प्लॉय होने से जरूर, एम्प्लॉय तो एक छोटे लेवल का एम्प्लॉय भी होता है, बट केएमपी सब सीनियर पोजीशंस है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, सीईओ एंड ऑल दैट। एम्प्लॉय तो कोई छोटा लेवल का एम्प्लॉय हो सकता है। तो मान लीजिए ए का कोई रिलेटिव कोई छोटे मोटे एम्प्लॉय उस कंपनी में, इसके होल्डिंग सब्सिडी कंपनी में इन द लास्ट 3 इयर्स, क्या उसकी वजह से हम बोलें ए कैन नॉट बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट? डोंट यू थिंक इट डज नॉट मेक सेंस? वही लिखा हुआ है, तो पहले लिख दिया, इस कॉमन बात बोल रहा है कि साहब ना ये ए ना उसका रिलेटिव, आपको ना केएमपी होनी चाहिए ना एम्प्लॉय, कंपनी में होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कहीं भी, ठीक है। लेकिन फिर बोल रहा है प्रोविजन में बोल रहा है कि सब अगर रिलेटिव की बात करेगा, प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिलेटिव, इसकी बात कर रहा है, हु इज एन एम्प्लॉय अदर देन केएमपी, केएमपी छोड़ के ये नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय खाली है, देन द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज और हर एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ही एम्प्लॉयमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ही कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लॉजिकली बात है ना। एफ का सेकंड पॉइंट,
एफ आपका वही चल रहा है, ना खुद ए ना उसका नन ऑफ हिज रिलेटिव्स। सेकेंड पॉइंट देखिए, इज और हैज बीन एन एम्प्लॉई और प्रोप्राइटर और पार्टनर एनी ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल प्रीसीडिंग द फाइन विच प्रपोज अपॉइंटेड ऑफ ए, ये एफ का टू का ए, इसमें दो है ए एंड बी, ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर कंपनी और इस होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी। देखिए क्या मतलब है, ये चारों कंपनी जो है, ये कंपनी, इसकी होल्डिंग, इसकी सब्सिडी, इसके एसोसिएट, पिछले 3 सालों में अगर इन चारों कंपनी में से कोई भी कंपनी का अगर कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो इसकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर थी या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फर्म थी जो सर्विस या कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म थी, सर्विस CW ये बोल दिए कॉस्ट एंड वर्क्स, इन फर्म्स में जो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी, अगर ये प्रॉपर्टी के अंदर प्रोप्राइटर ना ए ना उसका कोई रिलेटिव होना चाहिए, और पार्टनरशिप फर्म है ना एम्प्लॉय होना चाहिए इसका, और पार्टनरशिप फर्म है तो उसका पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। किस फर्म में, जो फर्म आप इन कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी एज ए ऑडिटर और एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट और एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए इन फर्म्स को क्या इस कंपनी से प्रोफेशनल फीस मिल रही है? अच्छा, इस फर्म के अंदर आप या तो प्रोप्राइटर हैं या एम्प्लॉय हैं या पार्टनर है। अगर पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो प्रोप्राइटर होंगे या एम्प्लॉय होंगे, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर होंगे या एम्प्लॉय होंगे, आप इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या एक तरह से इन कंपनी के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ कि यहाँ से आपको प्रोफेशनल फीस मिले, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या एम्प्लॉय हैं या पार्टनर है या प्रोप्राइटर है। और वैसे बंदे को अगर ये खुद है, ये इसका रिलेटिव है, वैसे बंदे को अगर यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट रख, क्या आपको लगता है इस वजह से वो बायस हो सकता है? एंड दैट्स वाई आपको मना कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पिछले 3 सालों में अगर इन कंपनी के साथ जो फर्म जुड़ी थी CA, CW, उन फर्म में अगर आप प्रोप्राइटर थे या पार्टनर थे या एम्प्लॉय थे, तो उस केस में आपको पिछले 3 साल अगर ऐसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू कैन बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा था फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर आपको इसके साथ बी क्या बोल रहा है, अगर कोई लीगल और कंसल्टिंग फर्म है, उसके भी आप पार्टनर, एम्प्लॉय या आपको प्रोप्राइटर नहीं होने चाहिए इन द लास्ट 3 years। Any legal or consulting firm that has any transaction with the company is holding subsidiary amounting 10% or more of the gross turnover of the firm। इसमें एक कंडीशन लगा दी, मान ली एक लीगल या कंसल्टिंग फर्म है, इस फर्म का जो टोटल टर्नओवर है, जितना ये साल भर में कमाई करते हैं, जितनी इनको प्रोफेशनल फीस आती है, उस ग्रॉस टर्नओवर का अगर 10% ग्रेटर देन 10% ग्रॉस टर्नओवर का अगर ये लीगल कंसल्टिंग फर्म इस कंपनी से कमाती है या इसके होल्डिंग से या सब्सिडी से या इसके एसोसिएट से, तो उस केस में इस लीगल कंसल्टिंग फर्म में ना ए ना उसका कोई भी रिलेटिव, पार्टनर या एम्प्लॉय या आपको प्रोप्राइटर पिछले लास्ट 3 साल में नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए लीगल कंसल्टिंग फर्म में ऐसा होता है कोई रेगुलर रिलेशन नहीं होता। कई बार ना साइन में कोई काम कराया, कभी नहीं कराया, कभी रेगुलर करा रहे हैं। इसलिए अगर आपके टर्नओवर का जो ग्रॉस टर्नओवर जो फर्म का है उसका 10% या उससे ज्यादा आप एक कंपनी से कमा रहे हैं, तो आप उस कारण से बोल सकते हैं वो लीगल फर्म में बिकम बायस, उसके पार्टनर और एम्प्लॉय में बिकम बायस और प्रोप्राइटर में बिकम बायस, ठीक है। लेकिन कोई लीगल फर्म, मान लीजिए एक लीगल फर्म है, उसका ग्रॉस टर्नओवर साल का मान लीजिए 10 करोड़ रुपए या मान लीजिए 20 करोड़ रुपए, उस 20 करोड़ में से एक्स लिमिटेड से वो 2 लाख रुपए टोटल कमा रही साल का। आपको लगता है जो कोई 20 करोड़ रुपए साल की टर्नओवर है उसमें 2 लाख रुपए किसी कंपनी से मिल रही है, तो उस कारण, और इस फर्म में आप पार्टनर है या एम्प्लॉय, उस कारण से क्या बायस हो जाएंगे? नो। तो इसलिए एक लिमिट लगा दी। लेकिन CA, CW फर्म में लगाई क्योंकि वो रेगुलर रिलेशनशिप होता है, एंड लेकिन लीगल कंसल्टिंग फर्म को रेगुलर रिलेशनशिप नहीं होता विद द कंपनी। अगर तो इसलिए हमने एक लिमिट लगा दी कि इतना अगर आप कमा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से, आपका ग्रॉस टर्नओवर का 10% या उससे ज्यादा इस कंपनी से आपको मिल रहा है, फिर उस लीगल कंसल्टिंग फर्म में ना आप जिसको अपॉइंट होना है ना उसका रिलेटिव, पार्टनर या एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर पिछले 3 सालों में नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो फिर उस केस में ए कैन नॉट बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लॉज F, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कोई है। देखिए अगेन X लिमिटेड कंपनी इस A is proposed appointed as the independent director in this company। F हो गया आपका, नहीं सॉरी F अभी नहीं हुआ है। F में सॉरी वही सेम, इसकी होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड, इस सब्सिडरी कंपनी S लिमिटेड और इसकी एसोसिएट कंपनी Y लिमिटेड। हमारा वही F चल रहा है।
एफ के अंदर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के अंदर 2 पार्ट थे ए एंड बी। नाउ 3, एफ का ही 3 इसे एफ क्या था उनका, हु नीदर हिमसेल्फ और हरसेल्फ नॉर हुज रिलेटिव्स, ना ए ना उसका रिलेटिव, होल्ड्स टुगेदर विद रिलेटेड 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। मतलब इस कंपनी की टोटल वोटिंग पावर का 2% या उससे ज्यादा अकेला ही अपने रिलेटिव साथ मिलकर सिक्योरिटी नहीं होल्ड करे, मतलब लेस देन 2% होल्ड करें चलेगा, बट 2% या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या वो बायस बना सकता है? एक लिस्टेड कंपनी की 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो ये अकेला ही अपने रिलेटिव साथ मिलकर 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर नहीं रखे ऑफ दिस कंपनी, अगर है तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड। 2% से कम है चलेगा, 2% या उससे ज्यादा है तो नहीं, आपको ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नाउ एफ का क्लॉज 4, ना ए neither himself or herself nor any of his relatives is a chief executive or director by whatever name called of any non-profit organization। मान लिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी ले लीजिए, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम एनपीओ रख लेता हूं। इस एनपीओ का आपको ना ए ना उसका कोई भी रिलेटिव, ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए, ना आपका डायरेक्टर होना चाहिए, या और कोई डेजिग्नेशन सिमिलर आपको वो नहीं होना चाहिए। कैसी एनपीओ? is a chief executive or director by whatever name called, who neither himself or herself or nor any of his relatives should be a chief executive officer or director of NPO. Which NPO? That receives 25% or more of its receipt from the company or its promoter, director, or its holding subsidiary associate company। देखिए क्या मतलब है, ये ऐसी एनपीओ इसकी जो टोटल रिसीट्स हैं, जो टोटल इसको डोनेशन वगैरह मिलती है, उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 25% किससे मिल रहा है? इस कंपनी से, या इसकी होल्डिंग कंपनी से, या इसके सब्सिडी एसोसिएट, या इन कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर से। ये चीज बताइए, इसका मतलब क्या है? एनपीओ काफी हद तक इनके ऊपर डिपेंडेंट इन गेटिंग द रिसीट्स। टोटल रिसीट का 25% से ज्यादा यहां से आ रहा है, तो क्या एनपीओ काफी हद तक इनसे कनेक्टेड है, काफी इन पे डिपेंडेंट है। और कोई उस ऐसी एनपीओ का सीईओ डायरेक्टर है, और सोचिए वो है या उसका कोई रिलेटिव ऐसी एनपीओ का सीईओ डायरेक्टर है, और ऐसे बंदे को हम यहाँ पे क्या वो बायस हो जाए? वो देखेगा यहाँ मैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ ज्यादा बोलूंगा, तो इस एनपीओ को अगर मैनेजमेंट अगर मान ली नाराज हो गई तो इस एनपीओ को डोनेशन मिलने बंद हो जाएगी। अब मैं उस एनपीओ का सीईओ डायरेक्टर हूं, क्या इस कारण से वो बायस हो सकता है? तो ये बोल रहा है कि कोई एनपीओ जिसको आपकी कंपनी, आपकी होल्डिंग या सब्सिडी एसोसिएट या उनके प्रोमोटर डायरेक्टर्स के अगर इसके टोटल रिसीट का 25% उससे ज्यादा मिलता है, वैसी एनपीओ के ना आपके कोई भी रिलेटिव सीईओ डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर है तो बायस बना सकता है। या ऐसी एनपीओ जो आपकी कंपनी के अंदर 2% या उससे ज्यादा कैपिटल होल्ड करे, वोटिंग पावर होल्ड करे। देखिए और लिखिए, और आगे लिखिए, और दैट होल्ड्स, दैट एनपीओ, दैट मतलब एनपीओ होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग अकाउंट। एक तो हो गया ऐसी एनपीओ जिसके टोटल रिसीट का 25% उससे ज्यादा यहां से आ रहा है, या इसके प्रोमोटर डायरेक्टर से, या ऐसी एनपीओ जिस कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का 2% या ज्यादा होल्ड कर रही है। तो ऐसी एनपीओ के आप ना आपके रिलेटिव सीईओ डायरेक्टर नहीं होते, क्योंकि ये आप ऐसी एनपीओ के सीईओ डायरेक्टर हैं जो इसका इस कंपनी से कनेक्शन क्या है? या तो इस एनपीओ को आपकी कंपनी, आपकी होल्डिंग सब्सिडी या एसोसिएट या प्रोमोटर डायरेक्टर से उसके टोटल रिसीट का 25% से ज्यादा मिलता है, क्या उसकी वजह से एनपीओ का सीईओ डायरेक्टर बायस हो सकता है, यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे? या वो एनपीओ इस कंपनी के अंदर 2% से ज्यादा कैपिटल होल्ड कर रही है, वोटिंग पावर, तो ऐसी एनपीओ के आप सीईओ डायरेक्टर या आपका रिलेटिव है, तो ए कैन नॉट बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। लॉजिकल। फिफ्थ, ना ए ना उसका कोई भी रिलेटिव इज अ मटेरियल सप्लायर, कंपनी को मटेरियल सप्लायर नहीं होना चाहिए। लिखा नीदर हिमसेल्फ नॉर हरसेल्फ और नॉर एनी रिलेटिव्स, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर और लेसर कंपनी। मतलब इस कंपनी को ना ए ना उसका कोई भी रिलेटिव किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, किसी तरह मटेरियल सप्लायर या कस्टमर या लेसर लेसी, क्या ये एलिमेंट ऑफ बायस में होता है? नहीं होना चाहिए, ना ए ना उसका कोई भी रिलेटिव। तीसरा क्लॉज एफ पूरा कंप्लीट हो गया। इसके 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और 2 में फर्दर आपके 2 पॉइंट है, सब पॉइंट है ए एंड बी। नाउ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, हु इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम उसकी 21 साल की एज होनी चाहिए। लॉजिकल से 20 ईयर्स क्या एज होती है? कुछ भी नहीं होती, कम से 21 साल। there should be some kind of maturity, there should be some kind of maturity. And last point H, who is not a non-independent director of another company on the board of which any non-independent director listed entity company is an independent। इससे क्या मतलब है समझिएगा। मान लिया कंपनी है,
एक्स लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी मान लिया वाई लिमिटेड। यहां एक डायरेक्टर ए, दूसरा डायरेक्टर बी। बी मान लिया यहां पे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन इंडिपेंडेंट में मान लिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिख देता हूं, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहने पे भी इंडिपेंडेंट, बी मान लिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब वही बी यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहां पे बी क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ए यहां पे मान लिया नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं लिख देता हूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब देखो आप इसको अगर हम यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं, देखिए पहले समझ लीजिएगा, मैं फिर लैंग्वेज से भी समझा दूंगा। तो ए ऐसी कंपनी में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिस कंपनी में आपकी कंपनी का कोई नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट इज बी, यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये मतलब हो ना, इफ ए इज अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सम कंपनी, लेट्स से ए इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन वाई लिमिटेड, इन दैट सेम कंपनी सम अदर पर्सन जो आपकी कंपनी में एक्स लिमिटेड में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर ऐसा है तो फिर ए यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। लॉजिक समझाता हूं मैं आपको, देखिए मान लीजिए वाई लिमिटेड में ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मान लीजिए कंपनी का एमडी है, और बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल होता है टू हैव अ कंट्रोल, टू चेक द रॉन्ग एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये उसे कंट्रोल करना कि वो गलत काम ना करे। अब मान लिया ए गलत काम कर रहा है, बी उसको अलाउ कर रहा है कि आप करिए, बी गलत कर रहा है, बदले में बी क्या बोल रहा है कि साहब एक्स लिमिटेड मैं एग्जीक्यूटिव, वो मैं वहां मेरी कंपनी मैं एमडी हूं, वहां मैं गलत करूंगा, आपको मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप मुझे अलाउ कर देना। क्या गिव एंड टेक हो रहा है कि आप वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो मैं वहां गलत, मैं मैनेजमेंट पार्ट हूँ, तो आप मुझे मत रोकना, और बदले में आप मुझे, मैं आपको यहां नहीं रोक रहा। क्या इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है? तो बोला अगर ऐसा है, जिस कंपनी में अपॉइंट होने जाए इंडिपेंडेंट, अगर उस कंपनी का कोई नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेट्स बी, दूसरी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और आप उसके अंदर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो फिर आप यहां पे, क्योंकि इस तरह का मैनेजमेंट हो सकता है कि साहब एक जगह आप उसको फेवर कर रहे हैं, जैसे यहां वाई लिमिटेड में क्या आपको बी ए को फेवर कर रहा है, बी ए को फेवर कर रहा है, अब बदले में बी क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड में तुम मुझे फेवर करना, ए यहां फेवर कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोल ही खत्म हो जाएगा, पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, हु इज नॉट नेगेटिव करने, ये तो मैंने अगर ऐसा है तो फिर नहीं हो सकता, हु इज नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, ए इस अदर कंपनी में नॉन इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑन द बोर्ड ऑफ विच एनी नॉन इंडिपेंडेंट, यहां का नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी का, जैसे बी, ऑन द बोर्ड ऑफ विच एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी आपकी एक्स लिमिटेड का इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आ गया ना, जो यहां का नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो ऐसी कंपनी में जहां आपका नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ऐसे में आप नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, अगर है तो फिर उस केस में आप यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं, उसका लॉजिक मैंने समझा दिया क्या इसके, एंड इसके साथ आपको पूरी डेफिनेशन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंप्लीट होगी, द एंटायर डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ एक आपका छोटा सा पॉइंट है, ये टॉपिक आपको देखा मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक आपको टॉपिक दे रखा बुक में पेज नंबर 123 पे। उसके बाद जहां पर टॉपिक खत्म हो रहा है मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम ऐड करेंगे शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, एक छोटा सा टॉपिक ऐड करेंगे, नया टॉपिक ऐड कर शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, ये एक नया टॉपिक हम ऐड करेंगे उसका। देखिए शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, it says that the appointment, reappointment or removal of independent director of a listed entity, कोई भी लिस्टेड एंटिटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स बाय पासिंग द एसआर। कभी भी एक लिस्टेड एंटिटी का इंडिपेंडेंट को अपॉइंट करना है या रिमूव करना है या आपको रीअपॉइंट करना है, तो हमेशा शेयरहोल्डर का अप्रूवल चाहिए पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। एक छोटा सा आपको शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, शेयरहोल्डर्स अप्रूवल। नेक्स्ट पेज नंबर 124 पे एक टॉपिक दे रखा वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसमें पहला पैराग्राफ जो दे रखा है कि साहब कभी भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिजाइन कर देता है, इसको रिमूव कर देते हैं, तो जिस दिन वो रिजाइन वैकेंसी क्रिएट होती है उससे 3 महीने के अंदर या अगली बोर्ड मीटिंग विच एवर लेटर,
तब तक वो वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पहला पैराग्राफ था वो आपको, एंड उसके बाद लिखा होता लेकिन अगर मान लिया उस वैकेंसी को बिना फिलअप किए भी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो उस केस में आपको ये फिलअप करना कोई जरूरी नहीं, विद इन दिस टाइम पीरियड। आप करें ना करें आपकी मर्जी है, ठीक है। टाइम पीरियड की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप करें नहीं भी करें तभी चलेगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको, ठीक है, मैं एक नए तरीके से आपको बताया। तो देखिए, वैकेंसी in the office of independent director. It says that जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करता है या उसको रिमूव कर देते हैं शोल्डर, तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, उससे जो वैकेंसी कॉज होती है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन रिमूवल, विद इन 3 months ऑफ द वैकेंसी दैट पोजिशन शुड बी फिल्ड अप। Is an independent director who resigns or is removed from the board of director of listed entities shall be replaced by a new independent director. मतलब वैकेंसी फिलअप करनी by listed entity at the earliest, but not later than 3 months from the date. जितनी जल्दी उतनी जल्दी वैकेंसी फिलअप करनी by new independent director, but any case maximum within 3 months from the date of arising of that vacancy. जिस दिन वैकेंसी रहा उसे 3 महीने के अंदर तो फिलअप करना है, करना मैक्सिमम, कोशिश करनी जितनी जल्दी, लेकिन मैक्सिमम 3, बट नॉट लेटर देन 3 months from the date of such vacancy. फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मान लिया पहले से आपके जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, इसमें पहले से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मान लिया कुछ भी लेते, मान लिया पहले से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 4 है, लेकिन एज पर लॉ के रिक्वायरमेंट 3 से भी काम चल सकता है। मान लिया 3 से भी आपके किसी कंपनी में, मान लिया किसी कंपनी में एक्स लिमिटेड में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, लेकिन एज पर लॉ जो रिक्वायरमेंट है कि 3 से भी काम चल सकता है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा रख रखा है। अब इन 4 में से कोई एक रिजाइन कर दिया, इसको रिमूव कर दिया जाए, तो उसके बाद भी जो 3 है वो भी तो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर रहे हैं। तो लॉ बोलता है उस केस में फिर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी 3 महीने में वैकेंसी फिलअप करना है, क्योंकि करो नहीं भी करो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो भी तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो भी तो कितने टाइम में आपके ऊपर है, फिर उसमें कोई 3 महीने वाली रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं। लॉजिकली बात है, लॉजिकल से बात है, उसमें फिर 3 महीने वाली रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए ये वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बाद एक छोटा सा टॉपिक यहां ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस। ये पहले नहीं था, ये एक नया टॉपिक छोटा सा ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस। It says that with effect from 1st January 2022, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 1000 कैसे, एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन द एंड ऑफ 31st March ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जिस साल के लिए आप चेक करें, मतलब 22-23 के लिए चेक करें तो 21-22 का 31 मार्च 2022, उस दिन जितनी भी लिस्टेड एंटिटी उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे आपको हाईएस्ट मार्केट नंबर 1 पे, तो उसमें पहले जो 1000 कंपनी आएगी, दे आर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी एज फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन एज फॉर 31st March 2022, 22-23 के लिए अगर आपको निकालना है। इन कंपनीज को क्या करना है, एक डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर इंश्योरेंस परचेज करना है टू कवर द रिस्क ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसमें कौन कौन सा रिस्क कवर करेंगे, किस हद तक, कितने अमाउंट तक रिस्क कवर करेंगे, ये सब आपको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन मैंडेटरी कर दिया टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2022 कि आपको जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है कि आपको अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिस्क को कवर करने के लिए आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है डायरेक्टर्स ऑफिसर इंश्योरेंस के नाम से। वो किस हद तक उनके रिस्क को कवर करेगा, कौन कौन सा रिस्क को कवर करेगा, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। With effect from January 1, 2022, the top 1000 listed entities by market capitalization calculated as on 31st March 31 of the preceding financial year,
shall undertake the directors officer insurance, that is ब्रैकेट में D&O इंश्योरेंस, शॉर्ट में बोले D&O, डायरेक्टर ऑफिसर इंश्योरेंस, फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, किसके लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, ऑफ सच क्वांटम, कितने अमाउंट की पॉलिसी लेंगे, एंड फॉर सच रिस्क, कितना अमाउंट, क्वांटम एंड रिस्क, एज में बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी, हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको। तो एक छोटा सा आपका एक टॉपिक डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी डायरेक्टर, इसके जो पहले पैराग्राफ में देखा था, जो कंपोजिशन जो पहले था, एक कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए इस कमिटी में, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। लेकिन इसमें आप पढ़ते थे कि हाउएवर, कि जितने अगर आपकी कंपनी में आउटस्टैंडिंग आपको एसआर स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स है, तो उस केस में 50% के बजाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। याद है पढ़ते थे। अब चेंज ये आ गया है कि सब आपको जनरली आपकी कम से कम 3 डायरेक्टर, ये सेम है जो पहले भी था, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उसमें कम से कम 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जनरल रूल हो गया। पहले क्या था, जनरल रूल 50% का था, अगर आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर तब 2/3 होता था, लेकिन अब जनरल रूल ही क्या 2/3 का हो गया, तो इसलिए एसआर इक्विटी शेयर वाला कंसेप्ट हटाई दिया इस केस में, जरूरत ही नहीं इस क्योंकि आपने जनरल रूल ही कर दिया कि साहब कोई भी कंपनी हो, चाहे आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है या नहीं है, आपकी नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उनमें से कम 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और कमिटी का चेयरमैन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपका इसके अंदर बेसिकली 2 चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपका नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी आपका, ठीक है। तो पहले क्या था वो भी मैंने बता दिया है, और अभी क्या आपको प्रोविजन, आपको अभी क्या प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। तो मैं पढ़ देता हूं इसका, देखिए, द कंपनी शैल सेट अप अ नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी वी शैल कंप्राइज एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, कम से 3, ऑल ऑफ होम शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारे के सारे, यहां तक पहले भी सेम था, एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ देम, पहले यहां पर था एटलीस्ट हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब हाफ की जगह क्या हो गया 2/3, जनरल रूल, पहले था एटलीस्ट में हाफ आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। फिर उसमें लिखा था अगर आपकी आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है, तब उस केस में आपको हाफ की जगह 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अब जनरल रूल क्या हो गया कि चाहे आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर हो या ना हो, आपकी कंपनी की जो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी होगी, उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव, ये यहां तक तो पहले भी सेम था, एंड अब ये हो गया पहले हाफ, उसमें कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कुछ केस में 2/3 अगर आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी पहले, लेकिन अभी चाहे आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी से हो या ना हो, आपके कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और कमिटी का चेयरमैन हमेशा कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, चेयरमैन द कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ना एक टॉपिक आपका वो आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर में जो भी चेंजेस थे वो सब बता दिया आपको, ठीक है। आपका एक चैप्टर 13, इसमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, इसमें छोटे छोटे 2 चेंजेस हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जो म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन है, म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन है वही आपको देखिए, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा उसको और एलोबोरेट कर दिया है। पहले था ना कि अंडरलाइंग एसेट, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड, गोल्ड हो सकता है, अब सिल्वर भी ला दिया, रियल एस्टेट भी ला दिया। तो पहला पैराग्राफ जो है वो आपको चेंज, पहला पैराग्राफ जो चेंज है आपको चेंज कर दिया, ठीक है। एंड आपको पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ देता हूं, है कुछ नहीं, आपको देखिए, इसे म्यूचुअल फंड, जब स्टार्टिंग में जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पैराग्राफ, म्यूचुअल फंड मीन्स अ फंड स्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, ये हमेशा ट्रस्ट के फॉर्म होता है, टू रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक यूनिट सेल करके, और सेक्शन ऑफ द पब्लिक, इट कैन ऑल्सो बी सेल ऑफ यूनिट्स टू द ओनली सेक्शन ऑफ द पब्लिक, नॉट नेसेसरली फॉर एवरीवन, अंडर वन और मोर स्कीम, बताते एक ही म्यूचुअल फंड की कई सारी स्कीम हो सकती है। फॉर इन्वेस्टिंग, कहां वो पैसा इकट्ठा करेंगे स्कीम के, वो कहां इन्वेस्ट करेंगे, सिक्योरिटी, ये पहले भी था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये पहले भी था, गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये पहले था, सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये नया आ गया। अब ऐसे भी स्कीम आ गई म्यूचुअल फंड की जो सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट एसेट्स एंड सच अदर एसेट्स इंस्ट्रूमेंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड को थोड़ा और एलोबोरेट कर दिया है इन कंपैरिजन टू व्हाट यूज्ड टू बी देयर, उसको थोड़ा सा और एलोबोरेट कर दिया। अच्छा, ऐसे ही जो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं,
जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें एज पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उसमें कई तरह की स्कीम दे रखी है। उसमें सबसे लास्ट में दे रखा है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम, वो तो दे रखा है। उसके बाद क्योंकि डेफिनेशन में भी आ गया, उसके बाद लास्ट में आपको दे रखा, एक ऐड कर लीजिएगा, सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम। इट इज जस्ट सेम ऑन द सेम लाइन, जैसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड वैसे यहां अंडरलाइंग एसेट क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा। एंड इसकी डेफिनेशन है, दिस स्कीम इन्वेस्ट प्राइमरली इन सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, या तो सिल्वर में इन्वेस्ट करती है प्रॉपर सिल्वर, या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। फिर सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या देखा, एक सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मींस सच इंस्ट्रूमेंट हैविंग सिल्वर एज द अंडरलाइंग एसेट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अंडरलाइंग एसेट क्या है, सिल्वर है, अंडरलाइंग एसेट क्या है, सिल्वर है। एंड जिसमें सिल्वर इज द अंडरलाइंग एसेट, तो सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी तो उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, सिल्वर की वैल्यू घटेगी तो उस इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है जो प्रॉपर सिल्वर में इन्वेस्ट कर रही है या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइंग एसेट क्या सिल्वर है, मतलब कि अगर सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी तो उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, सिल्वर की वैल्यू घटेगी तो उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू घटेगी, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का तो सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो प्रॉपर सिल्वर में इन्वेस्ट करी या ऐसे सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करे, तो ऐसी स्कीम बोलते हैं सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम। क्या ये सेम तरह कंसेप्ट है जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम जस्ट पहले हमने पढ़ा है, सेम चीज आपको दे रखा है, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग आपको जो हमने गोल्ड रिलेटेड है, तो ये गोल्ड की जगह सिल्वर हो गया, गोल्ड की जगह सिल्वर हो गया। तो ये आपका, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडिंग। एंड इसके साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है म्यूचुअल फंड स्कीम एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अलग अलग तरह की जो स्कीम्स, अलग अलग तरह की जो स्कीम्स है। नाउ जो एसएलसीएम पेपर में जो लास्ट अमेंडमेंट है, दैट इज इन सेबी चैप्टर नंबर 8, जो सेबी टेक ओवर कोड से रिलेटेड है। इसमें चैप्टर 8 सेबी टेक ओवर 2011, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2000, शॉर्ट में सेबी टेक ओवर 2000 चैप्टर 8, इसमें एक चेंज है जो डील रेगुलेशन 5A है। डी लिस्टिंग ऑफर, ये कंप्लीट चेंज हो गया, रेगुलेशन 5A डी लिस्टिंग ऑफर जिसका हेडिंग है ये कंप्लीट, तो उसकी जब पूरा नया रेगुलेशन 5A गया तो मैं पूरा नया रेगुलेशन 5A पढ़ाऊंगा, एंड ये कंप्लीटली चेंज, हो गया रेगुलेशन नंबर 5A डी लिस्टिंग ऑफर ऑफ सेबी टेक ओवर कोड 2011। और सेबी टेक ओवर कोड में सिर्फ एक यही चेंज है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। और इसके साथ ही बस ये मैं एक रेगुलेशन 5A आपको पढ़ा देता हूँ ऑफ सेबी टेक ओवर कोड डी लिस्टिंग ऑफर का जो नया आ गया है। एंड इसके साथ आपके एसएलसीएम पेपर में जितने भी अमेंडमेंट्स थे और आपको एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी एक रेगुलेशन 5A में डिस्कस कर लेता हूँ, डी लिस्टिंग ऑफर ऑफ सेबी टेक ओवर कोड, जो नया रेगुलेशन 5A आ गया है। ठीक है, मतलब रेगुलेशन 5A तो पहले भी था पर उसमें पूरे कंटेंट चेंज हो गए। डी लिस्टिंग ऑफर रेगुलेशन 5A हेडिंग सेम है, कंटेंट पूरे के पूरे चेंज हो गए। तो वो नया रेगुलेशन 5A क्या है, पहले भी रेगुलेशन 5A था, उसके कंटेंट्स पूरे जो नए आ गए हैं वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। उसके साथ वो मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद आपका एसएलसीएम पेपर में जून 2022 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स थे वो सारे अब मैंने कवर कर लिए, एंड इसके साथ आपका एंड दैट इज ऑल द अमेंडमेंट्स इन एसएलसीएम पेपर एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम। ठीक है, और एक मैंने बता था एक चैप्टर 10, 11 पूरा का पूरा रिप्लेस होके उसकी जगह नया चैप्टर आपको उसके अलग से क्लास और नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें छोटे छोटे अमेंडमेंट्स मैंने आज से लेक्चर में कवर कर दिए, और बस खाली रेगुलेशन 5 जो के कंटेंट जो पूरे चेंज हो गए सेबी टेक ओवर कोड वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। एंड इसके साथ आपका एसएलसीएम के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाए। एग्जिस्टिंग पूरा पॉलिस हेडिंग वही है रेगुलेशन नंबर 5A, मतलब ये पहले भी था। ठीक है, डीलिस्टिंग ऑफर, ये पूरा रेगुलेशन 5A, रेगुलेशन नंबर वही है 5A, ऑफ हेडिंग भी वही डीलिस्टिंग ऑफर, लेकिन कंटेंट्स जो रेगुलेशन 5A के ऑफ दिस टेक रेगुलेशन 2011 कंटेंट सारे के सारे चेंज हो गए। तो इसका मतलब रेगुलेशन 5A दैट इज डीलिस्टिंग ऑफर ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 पूरा नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड वो क्या अभी मैं डिस्कस करूंगा, कंप्लीट रेगुलेशन 5A। दिस इज द ओनली चेंज इन दिस एंटायर पेपर, दैट इज अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। एंड सिर्फ यही एक अमेंडमेंट आया है इन द पीरियड 1 जुलाई 2021 टू 31 दिसंबर 2021 एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम। तो सिर्फ यही
कि रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेक ओवर कोड 2011 ये चेंज हो गया। चेंज का मतलब पूरा ही नया आ गया है, पुराना वाला पूरा हटा के पूरा हम नया, तो पूरे नए सिरे से मैं रेगुलेशन 5A पढ़ा दूंगा, डीलिस्टिंग ऑफर। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज द ओनली अमेंडमेंट इन दिस पेपर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप, ठीक है, पर्टेनिंग टू जून 2022 एग्जाम। इन 6 महीने के पीरियड में सिर्फ ये एक अमेंडमेंट आया है 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। तो रेगुलेशन 5 में नया, ठीक है, चेंज होके डीलिस्टिंग। और इसका रीजन क्यों चेंज होता है, एक रीजन ये भी है कि रेगुलेशन 5 में बीच बीच में डीलिस्टिंग रेगुलेशन का भी रेफरेंस आता है। और आपके जो पहले के जो डीलिस्टिंग रेगुलेशन है, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2009, ये अबॉलिश हो गया और उसकी जगह नए डीलिस्टिंग रेगुलेशंस आ गए हैं। उसका भी नाम सेम है, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेक ओवर कोड के अंदर से डेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009 का रेफरेंस था। अब उसकी जगह इसका रेफरेंस आ गया और इसके लॉ में कुछ चेंजेज है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस लॉ, तो उसके इम्पैक्ट रेगुलेशन 5A में भी आ रहा है। तो इस कारण से पूरा रेगुलेशन और भी कुछ चेंजेज है, एक बिकॉज ऑफ दिस चेंज और अदरवाइज और भी। तो रेगुलेशन 5A को ऑफ द सेबी टेक ओवर कोड 2011 डीलिस्टिंग ऑफर, इसको पूरा रिवैम्प किया पूरे नए सिरे से। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज एंड अदर थिंग्स एंड पूरा एक नया रेगुलेशन 5A आपको बनाया गया ऑफ सेबी टेक ओवर कोड 2011, दैट इज कॉल्ड डीलिस्टिंग ऑफर, दैट इज कॉल्ड डीलिस्टिंग ऑफर। इज दैट क्लियर? And this is the only change in this corporate restructuring insolvency liquidation winding up paper for June 2022 एग्जाम, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 इस पीरियड में 6 महीने के पीरियड में इस पेपर से रिलेटेड सिर्फ एक ही अमेंडमेंट आया, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो ये डिस्कस करता हूँ, उसके साथ आपका इस पेपर के लिए आपको अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम। इज दैट क्लियर? Regulation 5A of SEBI Takeover Code 2011 डीलिस्टिंग ऑफर, इसकी हेडिंग क्या है? डीलिस्टिंग ऑफर। मैं कंटेंट्स बाद में रीड आउट करके समझा दूंगा, मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर बता दो क्या। देखिए लेट्स से एक कंपनी एक्स लिमिटेड, let's say this is target company and A is the acquirer जो इस कंपनी को टारगेट कर रहा है, either by way of substantial acquisition of shares or voting rights or by way of control। रेगुलेशन 5 ये बोलता है, मान लो एक्वायरर ने इस टारगेट कंपनी को टारगेट किया either under रेगुलेशन 3(1) और अंडर रेगुलेशन 4 और रेगुलेशन 5, that is indirect acquisition by way of substantial acquisition of shares और वोटिंग राइट्स और एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। रेगुलेशन 4, 5 तो कॉमन इनडायरेक्ट है 3 और 4 के साथ। अच्छा, जब आपने टारगेट किया उस कॉन्टेक्स्ट में ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया। आप जानते हैं साहब, अगर सर्टेन थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस करते हैं, रेगुलेशन 3(1), रेगुलेशन 4 एंड ऑल दैट, तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है। नाउ लेट्स से एक्वायरर हैज टू मेक द ओपन ऑफर। तो ओपन ऑफर में सबसे पहले एक्वायरर क्या करता है? पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। क्या करता है? पब्लिक अनाउंसमेंट। लेट्स से एक्वायरर मेक्स द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट करता है टू एक्वायर द शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। When the acquirer is targeting this company under regulation 3(1) by way of substantial acquisition shares or voting rights, under regulation 4 acquisition of control, or indirectly regulation 5, let be 3(1) or regulation 4. In that context, if the open offer is triggered and he makes a public announcement of an offer to acquire the shares from the existing shareholders of target company, तो रेगुलेशन 5 में बोलता है कि आप जो पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर का करेंगे, साथ में एक्वायरर में ऑल्सो मेक द डीलिस्टिंग ऑफर। इस मैं ओपन ऑफर का तो पब्लिक अनाउंसमेंट, साथ में डीलिस्टिंग का भी ऑफर करा कि मैं इस कंपनी की डीलिस्टिंग कराऊंगा।
मे है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, वो डीलिस्टिंग ऑफर भी दे सकता है। एक्वायरर में ऑल्सो मेक द डीलिस्टिंग ऑफर, इस व्हेन ही मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर, साथ साथ ही में ऑल्सो मेक द डीलिस्ट। अगेन चॉइस है, रेगुलेशन 5 अलाउ करता है कि आप डीलिस्टिंग ऑफर दे सकते हैं कि साथ में इस कंपनी की डीलिस्टिंग भी कराऊंगा। अच्छा, जब डीलिस्टिंग कराऊंगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, डीलिस्टिंग विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 5A जो भी हम पढ़ रहे हैं ऑफ दिस सेबी टेकओवर कोड 2011। रेगुलेशन 5A जो भी हम पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन 5A, इसके अकॉर्डिंग मैं डीलिस्टिंग कर रहा हूं। अच्छा एक चीज बताइए, वैसे नॉर्मली जो डीलिस्टिंग होती है किसके अकॉर्डिंग होती है? सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 बताया था अभी, पहले 2021, ठीक है, पहले 2009 के रेगुलेशन होते थे, अब 2021 के आगे। तो उसके प्रोविजन सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, वहां पे जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द डीलिस्टिंग, और जो रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी टेक ओवर कोड जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो प्रोविजन है डीलिस्टिंग के, रेगुलेशन 5 ये पूरा हेडिंग है क्या? डीलिस्टिंग ऑफर, ये पूरा डीलिस्टिंग रिलेटेड है, मतलब डीलिस्टिंग ऑफर अलॉन्ग विद द ओपन ऑफर फॉर सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स और एक्विजिशन और कंट्रोल, उसके साथ डीलिस्टिंग ऑफर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेशन 5 है। तो लॉ बोलता है उस केस में ये डीलिस्टिंग ऑफर दे सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, मतलब ये डीलिस्टिंग में करूंगा एज पर रेगुलेशन 5A। तो डोंट यू थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द प्रोविजंस और रेगुलेशन 5A, मतलब इसके अकॉर्डिंगली जो डीलिस्टिंग करेंगे और सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, क्या दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा? तो वो कॉन्ट्रडिक्शन, तो उस केस में, या जब आप रेगुलेशन 5A के अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग करेंगे ऑफ सेबी टेक ओवर कोड 2011, इट में ऑल्सो भी कॉन्ट्रडिक्शन विद सम अदर प्रोविजंस ऑफ सेबी टेक ओवर कोड, सेबी टेक ओवर के रेगुलेशन 5A के अलावा और भी रेगुलेशन, उससे भी कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसे केसेस में whenever there is a contradiction, when the acquirer makes the delisting offer along with the open offer along with the public announcement open offer, ठीक है, and he wants to do that makes the delisting offer to be completed in accordance with the provisions of regulation 5A. In such a case, if there is a contradiction between the provisions of regulation 5A regarding delisting offer and contradiction between provision regulation 5A and contradiction between any other provisions of SEBI Takeover 2011, or there is a contradiction between provisions regulation 5A regarding the delisting offer or any of the provisions SEBI delisting equity share regulation 2021, then in all such cases regulation 5A will prevail. Regulation 5A will prevail. Regulation 5A start ऐसा होता है, notwithstanding anything contained in any of the provisions of these regulation, that is SEBI Takeover 2011 और द सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, जिसको हम शॉर्ट में डीलिस्टिंग रेगुलेशन बोल रहे हैं, शॉर्ट में क्या है डीलिस्टिंग रेगुलेशन। अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो रेगुलेशन 5A प्रिवेल, मतलब कैसे एक अलग रूट दे दिया कि अगर आप ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं पर्टेनिंग टू द सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स और एक्विजिशन कंट्रोल, और साथ में आप डीलिस्टिंग ऑफर देते हैं एज पर रेगुलेशन 5A, तो उस केस में अलग चलेगा। एंड इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 5A एंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेबी substantial acquisition shares and takeover regulation 2011 or any of the provisions SEBI delisting equity share regulation 2021, in all such cases regulation 5A will prevail over that। मतलब बेसिकली एक अलग रूट बना दिया कि आप इसके अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग कर रहे हैं, तो बाकी सब चीजें आपके लिए कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगी, तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, रेगुलेशन 5A का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। एक और बात, ये बोला आप डीलिस्टिंग ऑफर दे सकते हैं, लेकिन डीलिस्टिंग की बात आपको जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग द ओपन ऑफर, उसी समय एक्वायरर को अपनी ये इंटेंशन जाहिर कर देनी है, इसी पब्लिक अनाउंसमेंट में साथ में डीलिस्टिंग भी करूंगा, और बाद में आप जो डीपीए डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट उसमें भी मेंशन करना है। लेकिन अगर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर और डीपीएस में अगर ये बात डिस्क्लोज नहीं की ऑफ योर इंटेंशन एक्वायरर ने कि दैट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डीलिस्टिंग, तो डीलिस्टिंग का ऑफर देना ऑप्शनल है। में आपने अगर ये बात जाहिर नहीं की, मैंडेटरी होता तो फिर तो जाहिर करना नहीं करना इम्प्लाइड हो तो होना ही होना है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऑप्शनल है। अगर आपने ये बात जाहिर नहीं की तो बाद में आप नहीं बोल सकते कि मैं डीलिस्टिंग, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। इट हैज टू बी द इंटेंशन ऑफ द एक्वायरर दैट ही इज इंटरेस्टेड इन डीलिस्टिंग and he also wants to make the delisting offer along with the open offer, and in that case he has to disclose this intention in this public announcement itself as well as in the DPS। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, बाद में आप सोचेंगे आप इसको डिस्क्लोज करें तो वो काम नहीं करेगा, दैट विल नॉट वर्क, दैट विल नॉट वर्क। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये बोल रहा है कि जब एक्वायरर अगर टारगेट कंपनी का डीलिस्टिंग ऑफर देना चाहता है along with the open offer regarding the substantial acquisition shares and takeover as per regulation 5A, तो कुछ कंडीशंस है, वो क्या देखिए। कंडीशन क्या है कि पिछले 2 सालों में, इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, जिस साल में आप ये कर रहे हैं ओपन ऑफर दे रहे हैं साथ में डीलिस्टिंग ऑफर, उसके पिछले 2 सालों में
एक्वायरर इस कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पर्सन नहीं होना चाहिए, ना पर्सन इन कंट्रोल, मतलब पहले से आप इसके ऊपर आपका कंट्रोल या प्रमोटर नहीं चाहिए, या इस कंपनी के जो प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल थे उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। तीसरा, पिछले 2 सालों में इस कंपनी के अंदर आपने मोर देन 25% ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट्स एक्वायर नहीं किया, 25% तक चलेगा, मोर देन 25% नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन, मतलब नेट रिजल्ट ये है कि रेगुलेशन 5A का एडवांटेज वो एक्वायरर ले सकता है जो एक्वायरर पहले से इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल जिसका नहीं है, मतलब पिछले 2 सालों में इसका जो इस कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का बंदा नहीं है, पर्सन इन कंट्रोल नहीं है, या जो प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तीसरा, इस कंपनी के मोर देन 25% ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट्स आपने होल्ड नहीं करके इन द लास्ट 2 years। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो देन ओनली यू आर एलिजिबल, द एक्वायरर may make a delisting offer as per regulation 5A, as per regulation 5A along with the public announcement of open offer in context of substantial equivalent shares or voting rights or control। now एक और बात, ये तो है कि साहब पहले पिछले 2 सालों में जिस साल आप ऐसा करना चाहिए उसके पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बोला आप जब ये डीलिस्टिंग ऑफर करेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि डीलिस्टिंग ऑफर के बाद अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 5A इस कंपनी के पहले से जो प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल है उसके साथ आप ज्वाइंट कंट्रोल नहीं बनाएंगे। इसका मतलब कहते हैं शुड बी कंप्लीट चेंज, कि पहले वाला भी बंदा इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, प्रमोटर है, आफ्टर द डीलिस्टिंग ऑफर इज कंप्लीटेड और आप साथ में आपका ज्वाइंट कंट्रोल लगा एक बार, वो अलाउड नहीं, वो भी आपको अलाउड नहीं है। तो ये आपको ध्यान, तो एक तो था बिफोर मेकिंग द डीलिस्टिंग ऑफर आप चेक करोगे पिछले 2 सालों में इस कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या पर्सन कंट्रोल नहीं है, जो या प्रमोटर या पर्सन उससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, और पिछले 2 सालों में आपने मोर देन 25% ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट यहाँ पे एक्वायर नहीं किया होता, अगर तभी आप एलिजिबल है टू यूज रेगुलेशन 5A। अगर आप एलिजिबल हैं फिर क्या ध्यान रखना है कि आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस ओवर यू शुड नॉट बिकम अ ज्वाइंट कंट्रोल ओवर दिस कंपनी along with the existing promoter, along with the existing person having the control, उसके आपका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपका एक सेपरेट पहले वाला पूरा हट जाए, पूरा का पूरा नया कंट्रोल एक्वायर का आ जाए आफ्टर दिस, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बोल रहा है जो एक्वायरर डीलिस्टिंग ऑफर करेगा, जो एक्वायरर डीलिस्टिंग ऑफर करेगा, ठीक है ना, मेक द डीलिस्टिंग ऑफर, तो डीलिस्टिंग ऑफर करते समय क्या क्या ध्यान रखेगा देखिए। अगेन एक्स लिमिटेड कंपनी, एक्वायरर, ये टारगेट कंपनी, वो क्या क्या ध्यान रखेगा, वो ध्यान रखेगा ऐसा तीनों डॉक्यूमेंट में, दैट इज पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस एंड लेटर ऑफर, तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चीजें आनी चाहिए। एक तो ऑफर प्राइस, जो आप टारगेट कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को ऑफर दे रहे हैं कि किस रेट पे आप शेयर एक्वायर करेंगे उनके, दैट विल कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन 8 ऑफ सेबी टेकर कोड, आप जानते हैं, अभी रेगुलेशन 8 आप पढ़ रहे हैं। एंड इन तीनों डॉक्यूमेंट में एक आपको इंडिकेटिव प्राइस बनी चाहिए फॉर डीलिस्टिंग। इंडिकेटिव प्राइस क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब चीज आप डीलिस्टिंग रेगुलेशन में फॉर डीलिस्टिंग, ये डीलिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और ये आपका ओपन ऑफर रिगार्डिंग द सब्सटेंशियल, ये तीनों दोनों चीजें डिस्क्लोज इन तीनों डॉक्यूमेंट में। फिर ये बोल रहा है एक कंसेप्ट डीलिस्टिंग रेगुलेशन में दे रखा है, इज अ डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड। इसका मतलब कि जब आप डीलिस्टिंग का ऑफर देते हैं तो उसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स का ऑफर अगर एक्सेप्ट होता है देन ओनली द डीलिस्टिंग कैन हैपन, दैट इज कॉल्ड डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड, एंड दिस इज गिवन अंडर द रेगुलेशन 21 ऑफ सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 डीलिस्टिंग रेगुलेशन। ये बोला जो डीलिस्टिंग रेगुलेशन थ्रेशोल्ड है एज गिवन द रेगुलेशन 21 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव हो जाता है, आपने क्योंकि आपने डीलिस्टिंग ऑफर भी दिया था, अगर वो डीलिस्टिंग उतना ऑफर एक्सेप्ट शेयर होल्डर कर दे तो टारगेट कंपनी, सो दैट यू रियली अचीव, तो 2 चीजें, डीलिस्टिंग ऑफर इज अचीव और इट इज नॉट अचीव। अगर डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड लेवल अचीव हो जाता है, डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड लेवल अचीव नहीं होता, मैंने टिक कर दिया, क्रॉस कर दिया, अगर अचीव हो जाता है तो जितने भी शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स टेंडर किए कि हम आपको बेचना चाहते हैं, तो उन सबको एक्वायरर विल पे अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटिव प्राइस, क्योंकि उसके अंदर फिर डीलिस्टिंग रेगुलेशन लगने जाएंगे जो आपने डिस्क्लोज किया इन द पब्लिक अनाउंसमेंट एंड द डीपीएस एंड द लेटर ऑफर। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर अचीव नहीं होता है तो कह सकते हैं डीलिस्टिंग ऑफर फ्लॉप हो गया,
तो इसके बिना आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। अगर सच उतने शेयर्स का ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता, डीलिस्टिंग नहीं करा सकते, तो अचीव नहीं होता, लेवल इज नॉट अचीव। इन दैट केस के साथ आपका देखा जाए डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया तो इसको भूल जाइए, खाली क्या बचेगा ऑफर प्राइस। तो जितने शेयर होल्डर में अपने शेयर्स टेंडर किए कि हमने बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर, तो उनको फिर कंपनी क्या पे करेगी, ऑफर प्राइस। क्या पे करेगी, ऑफर प्राइस। इट मीन्स अगर वो थ्रेशोल्ड जो डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड दे रखा है अंडर रेगुलेशन 21 ऑफ सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, क्योंकि आपने दोनों चीज मेंशन कर दी थी, ऑफर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस अपने डॉक्यूमेंट में, पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस एंड लेटर ऑफर। तो अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट रिसीव हो जाती है तो इंडिकेटिव प्राइस पे करेंगे सारे शेयर होल्डर जिन्होंने अपने शेयर टेंडर किए अंडर द ऑफर कि हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर। और अगर थ्रेशोल्ड डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड नहीं अचीव होता है, इसका मतलब डीलिस्टिंग ऑफर फ्लॉप हो गया। इन दैट केस जितने लोगों ने भी आपको अपने शेयर टेंडर किए हैं टू सेल टू द एक्वायरर, उनको एक्वायरर विल पे अकॉर्डिंग टू द ऑफर प्राइस, अकॉर्डिंग टू द ऑफर प्राइस। और दोनों प्राइस आपने डिस्क्लोज कर रखे अपने डॉक्यूमेंट्स में। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, अगर ये वाला केस इसका मतलब डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो गया, फिर तो अकॉर्डिंग टू सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर बाकी प्रोविजन वहां से फॉलो। ऐसा नहीं कि वो लॉ नहीं लगेगा, वो भी लगेगा, बट जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन होगा इन दैट केस रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेकआउट विल प्रिवेल ओवरराइड। लेकिन जब तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये भी आपको फॉलो करना, रेगुलेशन 5A जब डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, और साथ में सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2000। इनफैक्ट जब सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 पढ़ते हैं तो वहां भी आपको रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेकओवर कोड 2011 का रेफरेंस आता है। अब ये वाला केस लेते हैं, अगर आपका डीलिस्टिंग ऑफर फ्लॉप हो गया, और एक तो ये केस हो गया, और भी केस हो सकते हैं कि डीलिस्टिंग ऑफर फेलियर होने के और भी कारण हो सकते हैं। देखिए एक कारण तो ये है आपका, ये बोला वेयर द डीलिस्टिंग ऑफर इज नॉट सक्सेसफुल। क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? 3 कारण दे रखे हैं। Where the delisting offer is not successful. Why? One is that as per regulation 11 of delisting regulation, shareholder की अप्रूवल चाहिए पासिंग एसआर, ये नहीं मिला। एज पर रेगुलेशन 12 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन, सेबी बता ना, सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन वो भी लगेगा, लेकिन जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन होगा तब रेगुलेशन 5 है, ऐसा नहीं कि वो लगेगा नहीं, दोनों लग रहे हैं। रेगुलेशन 5 और सेबी टेकओवर कोड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर एज वेल एज सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में ये प्रिवेल करेगा। रेगुलेशन 12 में स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होती है फॉर डीलिस्टिंग, वो नहीं मिली। ये सब रेगुलेशन 11 रेगुलेशन 12 किसके बता रहा हूं, डीलिस्टिंग रेगुलेशंस के, ये नहीं मिली, ये रिक्वायर्ड है। ये तीसरा जो अभी हमने पढ़ा, रेगुलेशन 21 में जो आपको डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड दे रखा है कि इतना कम से कम ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, देन ओनली द कंपनी कैन गो फॉर डीलिस्टिंग, वो अचीव नहीं हुआ। तो रेगुलेशन 11 के अकॉर्डिंगली मान लिया शेयरहोल्डर की ये सारे रेगुलेशन किसके हैं, डीलिस्टिंग रेगुलेशंस के, सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021, इशू ऑफ डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। तो मान लिया रेगुलेशन 11 में से शेयरहोल्डर की अप्रूवल रिक्वायरमेंट वो नहीं मिला, नॉन रिसिप्ट, या रेगुलेशन 12 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन में जो स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए फॉर डीलिस्टिंग वो नहीं मिला, वो रिजेक्ट हो गया, या आपको जो डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड जो अभी हमने डिस्कस किया था दिस वन, ये अचीव नहीं हुआ, ये वाला केस, इसका तक क्या आपका डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन दैट केस जिस दिन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तीनों में से जो भी इवेंट हुई, ये उसके विद इन 2 डेज, उसके विद इन 2 डेज कंपनी विल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर। पब्लिक अनाउंसमेंट किसका, फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर, उन सारे अखबार में जिसमें आपने डीपीएस छपवाया था, उन सारे अखबार में जिसमें आपने डीपीएस छपवाया था। एंड आपको अब इसका मतलब देखा जाए आपका डीलिस्टिंग वाली बात तो खत्म होगी, इसका मतलब आपने अखबार में अनाउंस भी कर दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया ऑफ द फेलियर डीलिस्टिंग ऑफर। कितने दिन में करना है, जिसमें तीनों में से जो भी कारण से आपका डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, ठीक है, इधर दिस रीजन और दिस रीजन और दिस रीजन, तो विद इन 2 डेज ऑफ दैट आप उसका एक पब्लिक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फेलियर डीलिस्टिंग ऑफर उन सारे न्यूज़पेपर छपवाइए जिसमें आपने डीपीएस छपवाया था, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। और उसके बाद आपका देखा जाए डीलिस्टिंग की बात तो खत्म ही हो गई, आपने बता भी दिया पब्लिक को कि साहब हमारा फ्लॉप हो गया, एक्वायरर ने बता दिया। अब आपको खाली अपना ओपन ऑफर कंप्लीट करना है, और सिर्फ आपको फिर रेगुलेशन 5 भूल जाइए, अब आपको रेगुलेशन 5 से कोई मतलब नहीं है, खाली आपको ओपन ऑफर कंप्लीट करना है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी टेकओवर कोड 2011। इज दैट क्लियर? आगे बोल रहा है, अच्छा एक चीज बताइए, पहले अगर एक्वायरर ने
टारगेट कंपनी के रिस्पेक्ट में रेगुलेशन 5A का इस्तेमाल किया, मतलब ओपन ऑफर के साथ साथ आपने डीलिस्टिंग ऑफर भी दिया। तो जो शेयर होल्डर ने पहले अपने शेयर टेंडर किए थे कि अपने शेयर हम बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर, तो वो इस प्रेजेंशन पे किया था कि साहब दोनों तरह का ऑफर है, दैट इज द ओपन ऑफर भी है एज वेल एज डीलिस्टिंग ऑफर भी है। लेकिन अब डीलिस्टिंग ऑफर आपका फेल हो गया, जिसका आपने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया। तो लोग पता जिस दिन कंपनी ने उसका पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया ऑफ द फेलियर डीलिस्टिंग ऑफर इन द न्यूज़पेपर, उसके विद इन 5 डेज जो शेयर होल्डर ने पहले अपने शेयर टेंडर किए थे कि हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर, वो चाहें तो अपना ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई ना। पहले इट वाज ओपन ऑफर प्लस डीलिस्टिंग ऑफर, लेकिन अब डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, उसका आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, तो सबके नॉलेज में आ गया। तो लोग बोलते हैं जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कंपनी ने किया इन द न्यूज़पेपर, उसके 5 दिन के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पहले आपको एक्सेप्ट किया था कि हम बेचना चाहते हैं, वो चाहे तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एंड दे में विड्रॉ देयर ऑफर कि हम, एंड चाहे तो विड्रॉ करें चाहे तो नहीं। उसके लिए कितना टाइम है? 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर इन द न्यूज़पेपर, जिस दिन छपता है उसके 5 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। ये आपका पूरा रेगुलेशन 5A था, पूरा कंप्लीट रेगुलेशन 5A। एक बार मैं फटाफट आपको रीड आउट भी कर देता हूं, वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया। डीलिस्टिंग ऑफर रेगुलेशन 5A, notwithstanding anything contained in these regulation, that is SEBI substantial acquisition shares and takeover regulation 2011 and the SEBI delisting equity share regulation 2021 ब्रैकेट में लिखते हैं delisting regulation, शॉर्ट में इसको delisting regulation बोलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? पहले नॉट विस्टैंडिंग, इसका मतलब इन दोनों से अगर रेगुलेशन 5A का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो रेगुलेशन 5A विल प्रिवेल। ठीक है, इन द इवेंट द एक्वायरर मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर, in the event in the event the acquirer makes a public announcement open offer, public announcement open offer for acquiring shares of voting rights or control target in terms of regulation 3(1), regulation 4 और regulation 5 में लिख दिया था। The acquirer may को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है, may seek the delisting target नहीं, उसका भी ऑफर देता है by making a delisting offer in accordance with this regulation, in accordance with provisions of regulation number 5A, provided that the acquirer shall have declared the intention to so delist the target company at the time of such public announcement of the open offer as well as the time of making the DPS. It may be noted that subsequent declaration of delisting for the purpose of delisting shall not suffice, मतलब आप इसमें और DPS में आपने डिस्क्लोज नहीं किया अपना इंटेंशन और बाद में आप वो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा था। एक्वायरर शैल नॉट, नहीं होना, इन सच टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड अंडर दिस रेगुलेशन, जिस दिन आपने पब्लिक, उसके पिछले 2 सालों में, बी अ promoter group of person control or shall not be directly indirectly associated with the promoter person control or shall not be a person holding more than 25% share voting right। बताया था ना, ये कंडीशन एलिजिबिलिटी, तभी जाके आप रेगुलेशन 5A का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये बोला है, ये भी ध्यान रखना है, एक्वायरर शैल नॉट एक्वायर ज्वाइंट कंट्रोल अलोंग विद एग्जिस्टिंग प्रोमोटर पर्सन कंट्रोल, ये भी ध्यान रखना है, पूरा चेंज होना चाहिए, पहले से जो इसके साथ उसके साथ ज्वाइंट कंट्रोल नहीं बनाएंगे आफ्टर दिस ऑफर। फिर द डीलिस्टिंग ऑफर ऑब्लिगेशन शुड बी फुलफिल्ड बाय द एक्वायरर इन द फॉलोइंग मैनर, द पब्लिक अनाउंसमेंट, ये देखिए, द पब्लिक अनाउंसमेंट, द DPS एंड द लेटर ऑफर शैल मेंशन द ओपन ऑफर प्राइस, कैलकुलेट डिटरमाइन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन 8 ऑफ द रेगुलेशन एंड द इंडिकेटिव प्राइस फॉर डीलिस्टिंग। आ गया ना, सब कुछ मैंने समझा दिया है। बी इन केस द रिस्पॉन्स टू द ऑफर लीड्स टू डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड एज प्रोवाइडेड रेगुलेशन, डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट रेगुलेशन 21 ऑफ डीलिस्टिंग बीइंग मेट, अगर वो लेवल अचीव हो जाता है, दिस वन बीइंग मेट, all the shareholders who tendered their shares shall be paid the indicative price, not being made, वो लेवल नहीं मीट करता, then all the shareholders who tendered their shall be paid the open offer price। सब कुछ मैंने वैसे बता देगी आप। फिर बोल रहा है where the aforesaid delisting offer made is not successful, अगर ये सक्सेसफुल नहीं है, क्यों नहीं है? on account of non receipt of the prior approach shareholders in terms of regulation 11 of delisting regulation, this one, or on account of non receipt of prior in principle approval of the relevant stock exchange in terms of regulation 12 of delisting, ये, or the threshold as specified in the regulation 21 of delisting regulation is not being met, ये वाला केस। ठीक है, तीनों केस हो गए। then the acquirer shall within 2 working days from the date of such failure make an announcement regarding this failure of delisting
delisting offer in all the newspapers in which the detailed public announcement are made and comply with all the applicable for these regulation in relation to completing the open offer. फिर आपको खाली open offer complete करना है इस पर, ठीक है. It may be noted that shareholders who tendered their shares in accepting open offer, कोई पहले open offer के साथ delisting offer भी था, shall be entitled to withdraw such share tendered within 5 working days from where? From the date of announcement of failure of delisting. जिस दिन कंपनी ने delisting offer का failure का public announcement किया उसके 5 दिन के अंदर वो अपनी अपोजिशन को चेंज करते हैं. दे में विड्रॉ द शेयर टेंडर की अब हमको नहीं बेचना, हमें हमको नहीं बेचना क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई. पहले ओपन ऑफर प्लस डिलिस्टिंग ऑफर था, नाउ इट इज ओनली द ओपन ऑफर. सो दैट इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन नंबर 5A, डिलिस्टिंग ऑफर गिवन अंडर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशन 2011. सो इसके साथ आपका रेगुलेशन 5A पूरा कंप्लीट हो गया. एंड इसके साथ आपके जून 2022 एग्जाम के जो भी रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे वो मैंने करा दिए. एंड दैट इज ऑल फॉर दिस, एंड और कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. आप अपने एग्जाम में अच्छा करें, ठीक है. एंड उसके साथ ये मैं क्लास क्लोज करता हूँ, ओवर करता हूँ. थैंक यू ऑल.